वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए, वेलकम टू फ्री फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन 4.0। अभी तक के सारे चैप्टर्स की रिवीजन आपको अच्छी लगी होगी, आपको डेफिनेटली इंसाइट मिला होगा और आप सब्जेक्ट से कनेक्ट हुए होंगे। हाँ या ना? बोलिए। अगर यस होगा तो यस जरूर टाइप कीजिएगा। और यहाँ पे मैं दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन के साथ साथ आप जो है क्वेश्चंस के वीडियो भी जरूर देख लेना। ओके, ये चैप्टर वाइज चार्ट रिवीजन की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज क्वेश्चन या डिस्कशन की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो दोनों चीज़ें अगर आप साथ में कर ली तो इस बार जीएसटी में 40 पार और टैक्सेशन में 80 पार, ये टारगेट लेके आपको चलना है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा रैपिड रिवीजन का और वो रहेगा ई वे बिल। नाउ ई वे बिल, ये टॉपिक में मैं आपको ये बता दूं कि हम जो रिवाइज करेंगे चार्ट बेस रिवाइज करेंगे, लेकिन मैंने जो रेगुलर बैच में इन डेप्थ और बहुत अच्छे से ये चैप्टर कवर किया है वही रिवीजन मैं यहाँ अटैच करूँ। रीज़न मैं आपको ये बता दूं कि रेगुलर बैच में मैंने ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिया है और जनरली ये चैप्टर जो है मैक्सिमम स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं क्योंकि ये चैप्टर आखिरी में बिल। तो अच्छे से वापस से मेरे साथ चार्ट को सामने रख के रिवाइज कर लेना है और इसके बाद आपको फटाक से क्वेश्चन उठाना है और क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए ओके, हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं। इवेबल, तो आर यू रेडी? यस और नो? तो चलो, ईवे बिल का ये चार्ट है ना आपके चार्ट बुक में निकालो, ये चार्ट है ईवे बिल का। तो ईवे बिल मैं चार्ट से कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम क्वेश्चन से भी देख लेंगे अबाउट ईवे बिल, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ईवे बिल जो है, अगेन जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कल मैंने बताया कि थ्योरी से ज़्यादा मेरा चार्ट अच्छा है। अरे हाँ, है ना, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। वैसे ईवे बिल चार्ट में पूरा कवर हो जाता है, थ्योरी आपको पढ़ना है बाद में तो पढ़ लेना, पर एवरीथिंग इज कवर्ड इन चार्ट। पर सच कहूँ तो चार्ट के बाद डायरेक्टली क्वेश्चन है, ओके, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे, पर मैंने यहाँ पे भी बहुत अच्छा, मतलब आप एक बार तो भी, जैसे आज मैं ईवे बिल ख़त्म करूँगा चार्ट से, आपने घर पे जाके एक बार तो भी रेगुलर बुक से पढ़ लेना, ठीक है, और एक बार तो भी गो थ्रू कर लेना रेगुलर बुक से। मैं सिर्फ ईवे बिल चार्ट से लूँगा, हर पॉइंट मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है, तो मैं चार्ट से लूँगा, आपने रेगुलर बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना और फिर आपको चार्ट और क्वेश्चन है, इतना ही पढ़ना है। तो चलो, आर यू रेडी? ईवे बिल जो है, ये ईवे बिल किस लिए बनाया गया? एक ये कंप्लायंस मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने लाया, और ये कंप्लायंस मैकेनिज्म इसलिए लाया कि जैसे फेक इनवॉइस नहीं बनने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको कोई गुड्स बेचा तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए, वो क्लियर दिखना चाहिए कि फिजिकली जा रहा है, ओके, और फिजिकली आपके घर तक पहुंच रहा है, डिलीवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में कैसे पता चलेगा कि भाई ये रियली गुड्स फिजिकली डिलीवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है? उसके लिए कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने लाया, और वो कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट लाया कौन सा? ई-वे बिल। कि भाई ठीक है ना, तुमने इनवॉइस बना लिया, सब बना लिया, पर इलेक्ट्रॉनिकली, वे मतलब रास्ता, वे मतलब रास्ता, तो इलेक्ट्रॉनिकली इन रास्तों का भी डॉक्यूमेंट्स आपको कवर करना पड़ेगा। समझ लो कोई ऑफिसर यहाँ पे आपके ट्रक को चेक करने आ गया, कोई ऑफिसर है और ऑफिसर आपके ट्रक को चेक करने आ गया, तो आपका ई-वे बिल जो है, ओके, ई-वे बिल उसका एक कवरिंग डॉक्यूमेंट रहेगा इन एडिशन टू इनवॉइस। देखो, गुड्स को तो उन्होंने कवर कर लिया ई-वे बिल से, जिससे फेक ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल आ गया। सर्विस पे अभी भी कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि सर्विस का कोई ई-वे बिल नहीं होता है, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल होती है, तो इंटेंजिबल का कोई ई-वे बिल नहीं होता है। तो आज सर्विस सेक्टर में ई-वे बिल, फेक इनवॉइसेस बन रहे हैं और अच्छे खासे बन रहे हैं, पर चलो, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ फ्यूचर में उसके लिए भी लेके आ जाएगी। जैसे ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट लाया, ई इनवॉइस याद आ रहा है आपको? वो आईआरपी पोर्टल होता है, 64 डिजिट का आईआरएन बनता है, कुछ याद है? तो चलो, धीरे धीरे ऐसे कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट फ्यूचर में लाई, पर एटलीस्ट गुड्स का तो आ गया। तो आज अगर ऐसा ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको गुड्स का बिल दे दूं, मैं एक्चुअल फिजिकली गुड्स ना भेजूं और मैं कहूं भाई तेरे इसमें बुक कर दे, मैंने भेज दिया मान ले, तूने परचेस किया मान ले, ओके, और कोई गुड्स की डिलीवरी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फेक इनवॉइस नहीं बन सकते। तो ई-वे बिल के बाद सच में बहुत कंट्रोल आया।
यानी जो फ्रॉड हो रहे थे गुड्स सेक्टर में 80% फ्रॉड कंट्रोल में आ गया ई वे बिल के बाद। समझ में आया आपको? हाँ, अभी भी 20% फेक ई वे बिल बनता ही है, जो भी होता है, पर इतना बड़ा इंडिया है, कुछ तो गड़बड़ होगी। अरे है ना, हम सब पे कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंट्रोल में आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। पहला सवाल, व्हाट इज ई वे बिल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? अगर आप चार्ट के साथ साथ रेगुलर बुक बाजू में रखते हो, सभी ओपन करो, देखो हर चीज मैं कवर करूंगा समरी फॉर्म में, रेगुलर बुक भी रखो बाजू में, तो हमारी बुक में से भी कवर हो जाएगा, और रेगुलर बुक में क्या क्या अंडरलाइन करना वो भी समझेगा। तो रेगुलर बुक हमारी जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट में ई वे बिल ओपन करके रखो, बिल्कुल मैच करके दूंगा आपको चार्ट के साथ, ठीक है? तो पहला सवाल है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में, ये बेटा वो ब्लू कलर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर में सेकंड पार्ट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 सेकंड पार्ट, ठीक है? ई वे बिल बाजू में रखो, मैं जो भी वहां है उसकी समरी यहां ले रहा हूं, ठीक है? देखो, और आप रेगुलर बुक में भी अंडरलाइन करते जाना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है? तो देखो, व्हाट इज एन ई वे बिल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? ई वे बिल इज अ कंप्लायंस मैकेनिज्म। तो पहले वर्ड को आपके रेगुलर मैट में अंडरलाइन करो कि ये क्या है, कंप्लायंस मैकेनिज्म है। ओके, ई वे बिल एक कंप्लायंस मैकेनिज्म है where by way of digital interference the person causing the movement of goods upload the relevant information prior to commencement of movement of goods and generate the क्या ई-वे बिल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लो यहाँ पे, ये कंप्लायंस मैकेनिज्म है, और जो गुड्स की मूवमेंट, आई रिपीट द वर्ड, क्या गुड्स की मूवमेंट जो है यहाँ पे शुरुआत करेगा। ओके, अ पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, उसको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो पहली बात इससे समझ में आ गई कि ई वे बिल जो बनेगा वो किसका बनेगा? सिर्फ बेटा गुड्स का बनेगा, गुड्स का बनेगा। ओके, और ये एक तरह का डिजिटल इंटरफेरेंस होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल इंटरफेरेंस? रेगुलर बुक में वो वर्ड को अंडरलाइन करो, कौन सा? डिजिटल इंटरफेरेंस। ये एक तरह का डिजिटल इंटरफेरेंस होता है। अब ये डिजिटल इंटरफेरेंस यानी क्या कि आपका पूरा डेटा ऑनलाइन दिया जाता है, यानी आप कौन सा गुड्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, समझ लो मुझे पुणे से सूरत भेजना है गुड्स, तो जो गुड्स मैं पुणे से सूरत भेज रहा हूँ, ओके, ये डेटा पहले ऑनलाइन मुझे पोर्टल पे देना पड़ता है कि कौन सा डेटा जा रहा है। ओके, तो ये जो है इसके देने के तरीके समझ लो, ध्यान सुनना, इसलिए देने के तरीके कि आप ई वे बिल पोर्टल पे जाओ, 3 पोर्टल है आपको, अगर वो ई इनवॉइस वाला डायग्राम याद आ रहा होगा तो 3 पोर्टल है, एक है IRP पोर्टल, यहाँ ई इनवॉइस बनता है, एक है GSTN पोर्टल, और एक है ई वे बिल पोर्टल। कुछ डायग्राम याद आ रही है आपको? तो अगर आपने, जब आप IRP पोर्टल पे ई इनवॉइस बनाते हो, तभी अगर ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन दे देते हो, किसकी इंफॉर्मेशन? ट्रांसपोर्टेशन की, तो वो इंफॉर्मेशन अगर आप दे देते हो ट्रांसपोर्टेशन की, तो IRP पोर्टल दोनों पोर्टल को डेटा भेज देता है। कौन से दोनों पोर्टल को डेटा भेज देता है? GSTN पोर्टल को और ई वे बिल पोर्टल। तो आपका ई वे बिल भी ऑटोमेटिक बन जाता है। अगर आप, ठीक है, इनवॉइस नहीं बना रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन का डेटा नहीं दे रहे हो, तो आपको ई वे बिल पोर्टल पे जाकर, मतलब ई वे बिल पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे जाके आपको ई वे बिल बनाना पड़ता है, और जो भी गुड्स आप मूव कर रहे हो वो गुड्स की मूवमेंट का सारा डिटेल्स एडवांस में, बिफोर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आई रिपीट द वर्ड, क्या? बिफोर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ गुड्स, ओके, तो आपको सारा डेटा पहले ही देना पड़ता है, ठीक है? तो इन शॉर्ट, जब आपका ट्रक ई वे बिल लेके निकलेगा, रास्ते में अगर किसी भी GST ऑफिसर ने आपका ट्रक पकड़ा, तो उसका सारा डेटा ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल होना चाहिए। इतना कंट्रोल किया इन्होंने गुड्स की मूवमेंट पे। तो कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरेट द ई वे बिल ऑन GST पोर्टल। अब दूसरा सवाल है यहाँ पे, अगर हम देखें तो यहाँ इसका रिलेवेंस क्या है, व्हाट आर द बेनिफिट्स क्या है? ओके, राइट साइड में आ जाओ चार्ट में कि भाई व्हाट इज द रिलेवेंस, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्या ई वे बिल। तो ई वे बिल के बेनिफिट देखो, हैसल फ्री मूवमेंट। ओके, पहला अगर बेनिफिट लूँ तो क्या? हैसल फ्री मूवमेंट। दूसरा, कंट्रोल ओवर टैक्स इवेजन। थर्ड, ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड एलिमिनेट स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। अब जब ई वे बिल नहीं थे, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिर मूवमेंट पे कैसे कंट्रोल होती थी? तो पहले, अगर आपको पुरानी कुछ बात याद होगी, तो पहले चेक पॉइंट्स होते थे सिटी के बाहर,
याद है? या स्टेट के बाहर चेक पॉइंट्स जिसे ऑक्ट्राय पॉइंट कहे जाते थे, कुछ याद है क्या? ऐसे कोई ट्रक आ रहा है सिटी के बाहर तो उसको रोका जाता था। ओके, रुका जाता था, चेक किया जाता था क्या क्वांटिटी किधर जा रही है, क्या गुड्स लेके जा रहे हो, क्या नहीं लेके जा रहे हो। ऐसे सिटी के बाहर चेक पॉइंट्स बनते थे। और वो चेक पॉइंट्स बनते वक्त गंगाजल मूवी देखी होगी आपने, तो एक पुरानी मूवी थी, तो वो एक पुलिस ऑफिसर रोकता है, कुछ याद आया? तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे चेक पॉइंट्स होते थे। अब ये सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए पिछले 4 साल से। ये चेक पॉइंट में क्या होता था कि हर सिटी में या हर स्टेट में एंटर होते वक्त आपका गुड्स चेक किया जा रहा है, क्या लेके जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्स बताओ, कहाँ लेके जा रहे हो, क्या लेके जा रहे हो। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, खत्म करो ये चेक पॉइंट्स, सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, सारा डेटा ऑनलाइन। अगर किसी को भी ट्रक को रोकना रहा तो कुछ मत करो, उसका ईवे बिल, जाओ ट्रक को बोलो कि वो अपना ईवे बिल नंबर दे, या ईवे बिल का क्यूआर कोड भी जनरेट होता है, तो वो क्यूआर कोड जनरेट दो। और उसने ई इनवॉइस बनाया होगा, आई रिपीट, क्या इनवॉइस बना होगा, तो वो क्यूआर कोड से ईवे बिल डिस्प्ले हो जाता है। अरे यस और नो? तो ऐसे केस में कुछ नहीं, उसका डेटा ऑलरेडी डाला हुआ है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हुआ, हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हुई। क्योंकि पहले क्या हो जाता था कि अगर मुझे यहाँ से गुड्स भेजना है, समझ लो हिमाचल, रास्ते में इतनी सिटीज़ आ रही है, हर सिटी पे ट्रक रुक रहा है, ट्रक को 2-2 घंटे 3-3 घंटे वो क्यू में रुकना पड़ रहा है। ओके, फिर हर सिटी में जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर या ऑफिसर्स या टैक्स ऑफिसर, उनकी परेशानी, सबको खिलाओ, समझ में आया क्या? सबको खिलाओ और गुड्स में जो ट्रक यहाँ से हिमाचल समझो जा रहा है और 2 दिन लगता है, उसको 5-5 दिन लग जाते थे। क्यों? क्योंकि हर सिटी के चेक पॉइंट्स पर रोका जा रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ, बार बार सबको सारे डॉक्यूमेंट्स बताओ, एक्सप्लेन करो एंड एवरीथिंग यहाँ पे। ओके, परेशानी थी। जब से ईवे बिल आया तब से भाई यहाँ पे डेटा हमारा ऑलरेडी ऑनलाइन अपलोडेड। आपको चेक करना है, ये मेरा ईवे बिल नंबर रहा जो मैंने जनरेट किया है, जाके ऑनलाइन चेक कर ले। तुझे डाउट आता है तो बता, ये सर नो। और अभी तो इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल लाया उन्होंने कि एक बार अगर आपकी चेकिंग हो जाए इन बिटवीन, तो दोबारा चेकिंग नहीं हो सकती जब तक कोई स्ट्रांग डाउट ना हो फ्रॉड का। यानी किसी ने भी, समझ लो यहाँ से मेरा ट्रक कन्याकुमारी जा रहा है, और अगर मेरी किसी इन बिटवीन कहीं पे भी चेकिंग होगी, एक बार भी चेकिंग होगी, तो दैट्स ऑल, अब दोबारा चेकिंग नहीं हो सकती, समझ में? जब तक कोई स्ट्रांग फ्रॉडुलेंट एविडेंस ना हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिला, हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स। और ये इतना बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे जो टाइम पहले लगते थे ट्रांसपोर्टेशन के, 10 दिन 15 दिन, वो रिड्यूस टू 5 डेज 6 डेज। हर स्टेट के ऑफिसर की परेशानी जो होती थी वो कम कर दी गई। तो ये सबसे बड़ा। दूसरा, कंट्रोल ओवर टैक्स इवेजन। ये जो फेक इनवॉइस बना के, गुड्स के फेक इनवॉइस बनाना, क्रेडिट शिफ्ट कर देना, ओके, तो यहाँ पे डमी इनवॉइस देना, ये सब खत्म कर दी उन्होंने। भाई साहब, आज अगर तुमको यहाँ पे गुड्स के इनवॉइस बनाना है तो ध्यान रखना है कि उसका ईवे बिल भी बनाना पड़ेगा। यानी कहीं तो भी प्रूफ क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई रियली गुड्स मूव हुआ था, ये कोई फेक इनवॉइस नहीं है। ये समझ में आया क्या? तो टैक्स कंट्रोल हुआ, मूवमेंट ट्रैक की जाएगी, और अभी धीरे धीरे आ गया है। अब तो इतना उन्होंने, ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट की तैयारी है कि अगर आपने ईवे बिल बनाया और किसी ऑफिसर को ट्रेस करना है कि अभी ये ट्रक कहाँ पे है, तो जैसे ओला में आप मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो, अरे है ना, उबेर में मूवमेंट ट्रैक कर सकते हो, वैसे अब ईवे बिल के बेस पर तुम्हारा ट्रक अभी कौन से स्टेटस कहाँ पे है। ओके, कभी कभी ऑफिसर को चेक करना है कि यार कुछ तो गड़बड़ है ये ट्रक में, इसका ईवे बिल बनाया है, चलो मूवमेंट ट्रैक करो कहाँ जा रहा है। ओके, मूवमेंट ट्रैक करो कहाँ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी मूवमेंट भी ट्रैक हो जाएगी ईवे बिल के बेस पर। ओके, और अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट कंपलसरी कर रही है कि जो भी कन्वेंस गुड्स लेके जा रहा है, उनको एक डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके ट्रक में। जैसे डिवाइस इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ जीएसटी ऑफिसर जो है वो डिवाइस के साथ मैपिंग करेगा। जैसे वो डिवाइस के साथ मैपिंग करेगा, पूरा डेटा आ जाएगा कि ये ट्रक में क्या क्या है। ये समझ में आया क्या? तो वो बस उसको कुछ नहीं करना है, डिवाइस के साथ मैपिंग करना है खुद का डिवाइस। तो उस ट्रक में कौन से लोगों का गुड्स जा रहा है, किसका ईवे बिल बना है, इनवॉइस क्या है, सारी डिटेल्स जो है, ओके, ये मिल जाएगी। तो यहाँ पे, और अभी तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये बता रहा हूँ कि जहाँ फास्टैग लगे, फास्टैग पता उस वहीं वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे समझ लो, ये ट्रक फास्टैग के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तो फास्टैग के साथ ईवे बिल अटैच कर रहा है। अब ये फास्टैग के साथ ईवे बिल अटैच के मतलब क्या हो गया कि जैसे तुम्हारा फास्टैग, ओके, जैसे तुम्हारा फास्टैग कैच होगा, उसके साथ तुम्हारा ईवे बिल नंबर भी कैच हो जाएगा। तो इससे ट्रैक हो जाएगा कि भाई तुम्हारा ट्रक कहाँ कहाँ गया था। ये समझा है नहीं समझा? तो इतनी पूरी तैयारी चालू है उनकी।
यहाँ पे, तो कंप्लीट फास्ट ट्रैक के साथ वो यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं किसको, ई वे बिल को। तो अब मतलब फ्रॉड करना पाप छोड़ दो आसान भी नहीं है गुड्स के केस में। अरे समझ में आया क्या, आसान भी नहीं है, स्पेशली गुड्स के केस में। सर्विस में तो अब क्या है, उसको पर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो ये ई वे बिल का ऑब्जेक्ट है। नाउ अब आ जाता है नेक्स्ट इस पे, हु एंड व्हेन। आप रेगुलर बुक साथ साथ में रखना। अब रेगुलर बुक में अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखो तो हु एंड व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी क्या, जनरेट। ई वे बिल कब जनरेट होगा अगर हम बात करें तो देखो अब वर्डिंग्स क्या है, ये मैंने बहुत अच्छी समरी चार्ट्स बना के दिए। अब अभी और मैं रेगुलर बुक के साथ आपको कनेक्ट करके दूंगा। रेगुलर बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप क्या अंडरलाइन करते रहो। देखो, एवरी रजिस्टर पर्सन, सप्लायर या रिसिपिएंट, हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इस लाइन को समझो। ओके, सप्लायर और रिसिपिएंट हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ लो मेरी फैक्ट्री है, शॉप है, आप मेरे शॉप में हैं, आपने गुड्स खरीदा, मैं कह रहा हूं कि ठीक है गुड्स खरीदा, मैं आपके घर तक ट्रांसपोर्ट करके देता हूं, तो बताओ ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसने ली, सेलर ने। अरे है ना, सेलर ने। तो आई एम कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आई रिपीट, आई एम कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ई वे बिल कौन बनाएगा, सप्लायर। ई वे बिल कौन बनाएगा, सप्लायर। समझ लो मैं नहीं, मैं एक्स फैक्ट्री सेल कर रहा हूं, एक्स शॉप सेल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं शॉप से आप लेके जाओ, और आप भी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, आई रिपीट आप भी रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, और आपने कहा कि ठीक है ओके, और गुड्स आप लेके जा रहे हो एंड यू आर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आई रिपीट द वर्ड क्या, यू आर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो क्या आपको भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा, यस आपको भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं कि सप्लाई, एवरी वर्डिंग्स कैच करना, एवरी पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो अंडरलाइन करो ये वर्ड यहाँ पे, रेगुलर बुक में भी अंडरलाइन करो, और रजिस्टर पर्सन हु कॉजेज द मूवमेंट ऑफ गुड्स, दोनों जगह अंडरलाइन करते जाओ। रेगुलर बुक में भी, रेगुलर बुक में हम कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक है, पॉइंट नंबर 4। तो यहाँ पे एवरी पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, उसको क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वो क्या कहते हैं, ई वे बिल कब बनेगा, कौन कौन से सिचुएशन में बनेगा। ई वे बिल बनेगा इन रिलेशन टू सप्लाई, मतलब आपने सप्लाई किया होगा, सप्लाई किया होगा मतलब आखिरी दिन भी वो पहले दिन वाला पॉइंट, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अरे कुछ याद आया क्या, तो ओके, लोग कैसे आदत से परेशान होते हैं। अब जो आखिरी में बैठा है, जैसे मैंने सप्लाई किया उसने शुरू कर दिया, ये आदत कौन सी है समझ में नहीं आ रहा है, कौन सी आदत है नहीं नहीं वो तो ठीक है रे, वो सेल ट्रांसफर, पर जो उसकी स्पीड है जो उसकी स्पीड है ये तो मैंने बताया सेल ट्रांसफर, पर वो सेल ट्रांसफर की स्पीड में मुझे कुछ अलग दिख गया ओके, तो यहाँ पे वो जैसा सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज तो यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो साइलेंट प्लीज, तो जहाँ तक देखा जाए अगर आपका सप्लाई होगा फॉर कंसिडरेशन या आपके शेड्यूल 1 के सप्लाई होगा, तो जब सप्लाई होगा तब ई वे बिल चाहिए। दूसरा, रीजन अदर देन सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट, रीजन अदर देन सप्लाई दोनों जगह हाईलाइट करो। अब रीजन अदर देन सप्लाई मतलब भाई साहब आपने गुड्स बेचा नहीं होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, आई रिपीट द वर्ड क्या, एग्जाम्पल लिखो क्या, स्टॉक ट्रांसफर, दोनों जगह मैनेज करना है आपको, हाँ ठीक है। तो यहां पे तुमने नालायक के नालायक, हाँ तो भी मैं बहुत संभाल के बोलता हूं, हाँ। तो यहां पे ना रीजन अदर देन क्या, सप्लाई। तो अगर आप, जरूरी नहीं कि ई वे बिल सिर्फ सप्लाई का बनता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, क्या ई वे बिल ओनली फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स का बनेगा, नहीं। अगर सप्लाई नहीं भी होगा, रूल 55 चालान होगी। अगर आपको याद होगा तो मैंने लिखवा के दिया था आपको, डीडीपी याद आ रहा है, डीडीपी वहां पे लिखवा के दिया था ई वे बिल चाहिए, स्टॉक ट्रांसफर भी होगा तो भी ई वे बिल चाहिए, यानी इन सिंपल वर्ड सप्लाई नहीं भी होगा तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तीसरा, ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम क्या, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब समझ लो आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा, तो वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो ई वे बिल नहीं बनाएगा, समझ में आया। तो आपने खरीदा अनरजिस्टर्ड से तो फिर आपको बनाना पड़ेगा, समझ में आया। तो ये बताओ ई वे बिल कौन कौन से केसेस में, एक लाइन में कहो क्या, जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी, चलो उसको वर्ड्स में ढालते हैं। पहले तो अगर मैं समझूं लेमैन लैंग्वेज में, तो जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी, फिर वो सप्लाई में हो,
या अदर देन सप्लाई में हूं या फिर अनरजिस्टर्ड से खरीदा तो मुझे ईवे बिल बनाना पड़ेगा। चलो, अब ईवे बिल कब बनाना पड़ेगा? अब मैं जो ईवे बिल के प्रोविजन पढ़ा रहा हूं ये सीजीएसटी एक्ट की पढ़ा रहा हूं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान सुनना। हमको सिलेबस में सीजीएसटी एक्ट का ही ईवे बिल की प्रोविजन है, एसजीएसटी एक्ट की ईवे बिल की प्रोविजन नहीं है। ईवे बिल की प्रोविजंस सीजीएसटी में भी रूल है और एसजीएसटी में भी है। दोनों रूल मोस्ट 99% सेम है, 99% सेम है। लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं यहाँ पे मोस्टली एम्फसाइज करूंगा मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो गुड्स की मूवमेंट है वो इंटरस्टेट है। आई रिपीट, इंटरस्टेट है मतलब फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट है। तो ऐसे हर स्टेट की इंट्रा स्टेट के भी ईवे बिल है। आई रिपीट, मैंने क्या कहा? इंट्रास्टेट। समझ लो नागपुर से पुणे आ रहा है तो यहाँ ईवे बिल जो बनेगा वो इंट्रा स्टेट का बनेगा। समझ में आया क्या? और जब यहाँ पुणे से सूरत जा रहा है तो ईवे बिल जो बनेगा ये अंडर सीजीएसटी एक्ट ईवे बिल बनेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दोनों की प्रोविजन, सेंटर और स्टेट की, दोनों की प्रोविजन एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ कहीं लिमिट अलग है। जैसे अभी मैं जो लिमिट पढ़ा होगा कितनी, 50,000। ये 50,000 लिमिट इंटर स्टेट के लिए है, मतलब जब गुड्स मूव होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तो 50,000 की लिमिट इंटर स्टेट के लिए। लेकिन इतने पार्ट के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ा है स्टेट को। स्टेट को जब इंट्रा स्टेट का ईवे बिल बनाना हो, आई रिपीट, स्टेट को जब इंट्रा स्टेट का ईवे बिल बनाना हो तो वो 50,000 भी रख सकते हैं या ये लिमिट में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में 50,000 ही रखा है, यानी तुम इंट्रा स्टेट भी करते हो तो भी महाराष्ट्र में कितना, 50,000। अरे ईवे बिल तो पुणे के पुणे में भी बनाना पड़ता है। जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी ईवे बिल पुणे के पुणे में बनाना पड़ता है तो 50,000। लेकिन आप कर्नाटका जाओगे तो उन्होंने 1 लाख रखा है, मतलब ईवे बिल की लिमिट क्या, 1 लाख। तो कुछ स्टेट में जाओगे तो कहीं 1 लाख दिखेगी। इसलिए कोई स्टूडेंट अगर दिल्ली का होगा, कर्नाटका का होगा तो शायद उनके इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में, आई रिपीट क्या कहा, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में 1 लाख हो सकता है। समझ में आ रहा है? बहुत से स्टेट ने 50,000 ही रखी है। तो पर मैं आपको एग्जाम में कोई 1,50,000 नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में कौन सा लिखना है, 50,000, यही बेस लेना है। पर क्या हो जाता है, मैं 50,000 पढ़ाता हूँ, फिर कोई स्टूडेंट मुझे व्हाट्सअप करता है कि सर हमने तो हमारे स्टेट में हमारे बॉस कह रहे हैं कितना, 1 लाख है। स्टेट वाइज इंट्रा स्टेट के लिए लिमिट बदल सकती है, ठीक है। पर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 50,000 आपको एग्जाम पर्पज के लिए याद रखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आपको ईवे बिल कब बनाना पड़ेगा, अब सुनना ध्यान से। अगर वैल्यू आपका कंसाइनमेंट वैल्यू, मतलब जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 के ऊपर होगी, 50,000 के ऊपर होगी तो आपको ईवे बिल बनाना। समझ लो आपने टीवी खरीदी, टीवी 15,000 की खरीदी और वो गुड्स गैरेज में आ रही है, 15,000 की वैल्यू, ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो फिर उस ट्रांसपोर्टेशन का ईवे बिल बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो आपको ईवे बिल कंपलसरी है। अब वॉलंटरी जनरेशन एंड हम देखेंगे सेकंड क्या, मैंडेटरी जनरेशन। हाँ, अब समझ लो सर मेरी कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से कम है तभी मुझे ईवे बिल बनाना है, तो क्या मैं बना सकता हूँ? हाँ, वॉलंटरी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इफ कंसाइनमेंट वैल्यू इज 50,000 और क्या लेस तो वॉलंटरी है, आपको बनाना है तो बनाओ। ये समझ में आया क्या? तो जनरली ये केस में क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी प्रूव करने के लिए लोग बनाते हैं। फिर से वो एग्जांपल लेता हूँ, बजाज ऑटो, मेरा बायर बजाज ऑटो है और मैं नट्स एंड बोल्ट्स बनाता हूँ। ये तीसरी बार ले रहा हूँ एग्जांपल में, मेरा बायर कौन है, बजाज, और मैं नट्स एंड बोल्ट बनाता हूँ। अभी मैं 30,000 का एक कंसाइनमेंट बजाज ऑटो को दे रहा हूँ। अब बजाज ऑटो कहता है कि नहीं ईवे बिल बना के दे, क्यों? क्योंकि बड़ी कंपनी है। समझ में आया क्या? बड़ी कंपनी है, वो ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करना चाहती है, और ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करना मतलब उसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस बनाना, उसका प्रॉपर ईवे बिल बनाना, क्योंकि उनके ऑडिट्स होते हैं। ये समझ में आया क्या? तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं 30,000 का होगा तो भी बना के ईवे बिल बना के भेज, तो ट्रांजैक्शन मोर ऑथेंटिकेट लगता है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ऐसे केस में अगर आप जो गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से भी कम होगी तो वो केस में जो है आप वॉलंटरीली ईवे बिल बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब की कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000 और 50,000 होगा तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा। नाउ रेगुलर नोट्स में भी वॉलंटरी ईवे बिल वाला पॉइंट मैंने लिया है, पॉइंट नंबर 4 में लिया है।
अरे दिखा है नहीं दिखा। नाउ सेकंड, मैंडेटरी कब बनाना पड़ेगा? एक पॉइंट तो हमारे सामने क्लियर है। आपको मैंडेटरी इवेबल कब बनाना पड़ेगा? जब कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो आपको मैंडेटरी बना, एक्सीड्स 50,000 तो आपको बनाना पड़ेगा। दूसरे ये 2 पॉइंट्स याद रखना, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 2 ऐसी सिचुएशंस हैं, सुनना ध्यान से, 2 ऐसी सिचुएशंस हैं कि जहां इवेबल मैंडेटरी है इवन दो कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन क्या 50,000। एक बार मेरे साथ बोलो, 2 ऐसी सिचुएशन है जहां इवेबल मैंडेटरी है इवन दो कंसाइनमेंट वैल्यू लेस देन 50,000। कौन सी 2 सिचुएशन? पहला जॉब वर्क, जॉब वर्क मतलब जॉब वर्क के केस में प्रिंसिपल या जॉब वर्क, इवेबल कोई भी बनाएगा, मे बी जॉब वर्क बना सकता है, मे बी प्रिंसिपल बनाएगा इफ जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड। और दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स, और ये जो है इनको इवेबल जब बनाना पड़ता है जब इंटरस्टेट मूवमेंट होगी। कम ऑन, ये हाईलाइट करना, क्या इंटरस्टेट मूवमेंट होगी तो इवेबल इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसाइनमेंट वैल्यू। अब एक बार क्वेश्चन जो पूछा गया था फाइनल में, एमसीक्यू में पूछा गया था फाइनल में, कि गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू जॉब वर्क, आई रिपीट द वर्ड, क्या गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू जॉब वर्क इन अ सेम स्टेट, वेदर इवेबल इज मैंडेटरी? नहीं, इन अ सेम स्टेट होगा तो मैंडेटरी नहीं। जब आप कोई अदर स्टेट के, आई रिपीट, जब कोई आप अदर स्टेट के जॉब वर्कर को ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरस्टेट ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो उस केस में आपको इवेबल बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ जो रांका ज्वेलर्स है, इसने कुछ मटेरियल भेजा सूरत में ज्वेलरी बनाने के लिए, जॉब वर्क करने के लिए। कहाँ भेजा? सूरत में। और यहाँ का ज्वेलर्स भेज रहा है उधर, वो जो जॉब वर्क करके ज्वेलरी बना के वापस कहाँ आएगा? पुणे में। तो ये सेल नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रोसेसिंग के लिए भेज रहा है, और वो प्रोसेसिंग करके गुड्स वापस आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, अगर इंटरस्टेट होगा, आई रिपीट द वर्ड, क्या इंटरस्टेट होगा, तो क्यों ना छोटी सी ज्वेलरी हो, छोटा सा बॉक्स हो, उसका भी इवेबल बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? तो उसका इवेबल बनाना पड़ेगा। दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स, चलो थोड़ा लिंक लगाते हैं। अगर आपको सेक्शन 24 रजिस्ट्रेशन याद होगा, तो सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ट्राई करो याद आ जाएगा। क्या? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में था यहाँ पे इंटरस्टेट मूवमेंट करते हो आप, क्या पहला ही था, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसके 2 एक्सेप्शन थे। पहला एक्सेप्शन था कि अगर आप सर्विस का इंटरस्टेट करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा, सर्विस का इंटरस्टेट करते हो तो आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा। और दूसरा था हैंडीक्राफ्ट गुड्स, पहली बार वहीं पढ़ा था हमने हैंडीक्राफ्ट गुड्स। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनाते हो और वो इंटरस्टेट कहते हो, आई रिपीट, क्या वो इंटरस्टेट, अगर आपके पास बुक होगी तो जाओ सेक्शन 24 में, मैं कनेक्ट करके देता हूँ, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाओ। नहीं, इसी मॉड्यूल में है, रजिस्ट्रेशन इसी मॉड्यूल में होगा ना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जाओ और सेक्शन 24 में जाओ, अब पढ़ो, वहां पे कनेक्शन लग जाएगा। सेक्शन 24 में आ गए। सेक्शन 24 में इंटरस्टेट बोला गया था, पहला पॉइंट। उसके नीचे 2 एक्सेप्शंस देखो, कौन से 2 एक्सेप्शंस है? सप्लाई ऑफ सर्विस और दूसरा हैंडीक्राफ्ट गुड्स। दिखा हैंडीक्राफ्ट गुड्स? हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर कोई हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटरस्टेट सप्लाई करता है, उसको भी थ्रेशोल्ड मिलेगा, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या कंडीशन है हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए? उसके पास पैन होना जरूरी है और इवेबल बनाना जरूरी है। समझ में आया? उसके पास पैन होना जरूरी है और क्या? इवेबल बनाना। ठीक है, वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, उसको थ्रेशोल्ड पूरा मिलेगा। वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो भी चलेगा, थ्रेशोल्ड पूरा मिलेगा, लेकिन उसको इवेबल बनाना जरूरी है। तो बस वापस आ जाओ, यही कनेक्शन है, वापस आ जाओ कि 2 ऐसे केसेस, आई रिपीट, क्या 2 ऐसी केसेस जहां वैल्यू क्यों ना 50,000 से कम हो, लेकिन अगर वो इंटरस्टेट मूवमेंट होगी, आई रिपीट, क्या इंटरस्टेट मूवमेंट होगी, तो आपको इवेबल मैंडेटरी है। एक है ट्रांसफर टू जॉब वर्कर, ट्रांसफर टू जॉब वर्कर, और दूसरा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो थ्रेशोल्ड ले रहे हैं, जो थ्रेशोल्ड ले रहे हैं, एक्सेप्शन में है, तो उनको इवेबल बनाना मैंडेटरी है। चलो समझ गया। तो एक बार फिर से ये सिचुएशन को अरेंज कर लेते हैं। क्या मैं वॉलंटरी इवेबल बना सकता हूँ? कब बना सकता हूँ वॉलंटरी इवेबल? कब बना सकता हूँ वॉलंटरी इवेबल? एक अगर मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है या 50,000 हो गई, मैं बना सकता हूँ, या नहीं भी बना है तो भी चलेगा। कंपलसरी कब हो जाएगा? जब मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, और 2 ऐसी केसेस जहाँ वैल्यू नहीं देखी जाएगी, वो कंपलसरी इवेबल बनाना पड़ेगा। चलो, अब इवेबल कौन बनाएगा? तो इवेबल रजिस्टर पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स।
लेकिन अगर मैं सेल कर रहा हूँ ईसीओ के थ्रू, जैसा मैं एक सप्लायर हूँ और अमेजोन के थ्रू सेल करता हूँ, तो अभी अमेजोन की पॉलिसी है कि अमेजोन के थ्रू जो भी सेल कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टॉक अमेजोन के पास पहले रखना पड़ता है और फिर पैकिंग वैकिंग सब अमेजोन करता है। अरे समझ में आया क्या? या आपके गुड्स, आपके शॉप से गुड्स उठा के लेके जाना, खुद पैक करना, डिलीवर करना, ये सब कौन करेगा? अमेजोन। तो अब जब सारी मूवमेंट अमेजोन मैनेज करने वाला है, आई रिपीट द वर्ड, क्या सारी मूवमेंट अमेजोन मैनेज करने वाला है, जो ईसीओ है, ईसीओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, क्योंकि उसके पोर्टल के थ्रू बेचा है। अगर उसके पोर्टल के थ्रू बेचा है तो वो तो ईसीओ है। तो क्या मैं, ठीक है, लॉ ये कहता है कि ईवे बिल उसने बनाना चाहिए हु कॉजिंग द मूवमेंट्स, और आई एम द सप्लायर, मैं बेच रहा हूं, लेकिन क्या मैं ईसीओ को ऑथराइज कर सकता हूं टू जनरेट द ईवे बिल? यस, मैं ईसीओ को भी ऑथराइज कर सकता हूं। एक सिंपल ऑथराइजेशन लेटर होता है कि आई एम ऑथराइजिंग amazon.com एंड ईसीओ टू जनरेट माई ईवे बिल। तो आपके भी आप पे फिर अमेजोन जनरेट करता है ईवे बिल। ये समझ में आया क्या? तो आप ईसीओ को ऑथराइज कर सकते हो, आप कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हो ई बिल बनाने के लिए। ओके, कुरियर एजेंसी होगी तो आप कुरियर एजेंसी को अथॉरिटी दे दो कि ठीक है, क्योंकि जनरली मैं जो बेचता हूँ, अब जैसा अमेजोन छोड़ दो, लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन कर रहे हैं, इंस्टा पे ऐड कर रहे हैं, समझ में आया क्या? अब अपना खुद का बिजनेस वो अमेजोन को छोड़ दो भाई, कौन देगा उनको 20% कमीशन? खुद ही आ जाओ इंस्टा पे, समझ में आ जाए। ओके, फिर वो इंस्टा पे ऐड दिखती है, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, समझ में आया क्या? तो आप आ जाओ, ये लैपटॉप सस्ते में मिलेगा यहाँ पे, कोई आपको नहीं देगा, ब्ला 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 ब्ला, और लोग अपने ही ऐड कर रहे हैं। अब जैसा क्या हो गया कि जब ऐड कर रहे हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट है कुरियर एजेंसी के साथ कि जितनी भी ऑर्डर आएगी, कम ऑन, जितनी भी ऑर्डर आएगी डीटीडीसी के साथ, जैसे वी स्मार्ट का डीटीडीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पर मेरा सप्लाई एग्जाम है इसलिए कोई ईवे बिल लगता नहीं है। मेरा सप्लाई एग्जाम है मतलब जहाँ तक बुक्स, सेल ऑफ बुक्स, अरे है ना, और जो मैं आपको ओडीपीडी की बुक्स देता हूँ वो तो सर्विस है, कंपोजिट सप्लाई है ना वो, सर्विस के साथ, तो मुझे ईवे बिल नहीं लगता है। पर और वैसे भी मेरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर कंसाइनमेंट 50,000 से कम है। अरे है ना, पर कंसाइनमेंट 50,000 से कम। देखो, हमें जो 50,000 बिजनेस नहीं लेना है, पर कंसाइनमेंट लेना है, और पर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में, पर जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो तो वो कुरियर एजेंसी को भी ऑथराइज कर सकता है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट है कुरियर एजेंसी के साथ कि जो जो ऑर्डर आएगा तू उठा माल डिलीवर कर दे और ईवे बिल तू ही बना ले। ये समझ में आया क्या? तो वो खुद भी बना सकता है, वो ईसीओ को भी ऑथराइज कर सकता है, या वो कुरियर एजेंसी, या कुछ लोग तो ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देता है, उनके फिक्स ट्रांसपोर्ट। ये बड़े बड़े कंपनी के ट्रांसपोर्टर फिक्स होते हैं कि भाई जब भी ट्रांसपोर्ट करना है इन लोगों के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो आप ट्रांसपोर्टर को भी असाइन कर सकते हो कि आपके बिहाफ पे वो ईवे बिल बना ले। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में ही था कि क्या हम ईसीओ को, सेकंड पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 4 में सेकंड वाला पॉइंट, क्या हम ईसीओ को या कुरियर एजेंसी को ऑथराइज कर सकते हैं टू जनरेट द ईवे बिल? यस, ओके, हम ऑथराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब आ जाओ डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू। और आप जो है रेगुलर बुक में होगे तो रेगुलर बुक में पॉइंट नंबर 4 में एक्सप्लेनेशन दिखा आपको, डिटर्मिनेशन कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स देखा क्या? वो पॉइंट कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स। तो आपकी वैल्यू का लिमिट कितना दिया है? अरे बोलो ना, वैल्यू का लिमिट कितना दिया है? 50,000 दिया है, 50,000 दिया है। तो अब यहाँ पे आपकी कंसाइनमेंट वैल्यू, और जो मैं लास्ट लेक्चर में जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना। अब इसके आगे हर चैप्टर लेना, रेगुलर बुक बाजू में रखना, अरे है ना, चार्ट इधर रखना, फटाफट चार्ट से मैपिंग कर लेना, और फिर भाई साहब चार्ट्स एंड क्वेश्चन है, चार्ट्स एंड क्वेश्चन, एक बार सिर्फ मैपिंग कर लेना। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी? जब भी जीएसटी लॉ में मैं वैल्यू ये वर्ड यूज करता हूं तो वैल्यू का मतलब हो जाता है 15(1), 15(2), 15(3). क्या था 1? जो खींच के 1 क्या था बोलो? ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल। कुछ याद है क्या? एक्चुअल इनवॉइस प्राइस, ट्रांजैक्शन वैल्यू वेयर दे आर नॉट रिलेटेड, एंड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन। कुछ याद है क्या? 15(2) में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर, ए में जीएसटी छोड़ के सारे टैक्सेस ऐड हो गए, जीएसटी छोड़ के सारे टैक्सेस आ गए। बी में थर्ड पार्टी पेमेंट बाय द बायर, सी में एक्स्ट्रा चार्जेस, डी में
इंटरेस्ट और लेट फी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, और लास्ट में सब्सिडी लिंक टू द प्राइस अदर देन गवर्नमेंट, सब्सिडी लिंक टू द प्राइस अदर देन गवर्नमेंट, ये वैल्यू में ऐड होगा, डिस्काउंट लेस होगा। तो अब वो क्या कहते हैं, आपकी वैल्यू एक्सीड्स 50,000 तो आपको ईवे बिल बनाना पड़ेगा, और आपकी वैल्यू डिटरमाइन होगी एज पर सेक्शन 15, आपकी वैल्यू डिटरमाइन होगी एज पर सेक्शन 15 डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान। अब ये पॉइंट को समझ लो, अगर आपने सप्लाई किया होगा तो इनवॉइस में जो वैल्यू आपने बताई एज पर सेक्शन 15, समझ में आया क्या, और जो 15 से वैल्यू बनी है आपकी वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। सर एग्जांपल ध्यान से सुनो, समझ लो मेरा इनवॉइस प्राइस है 60,000, लेस डिस्काउंट 15,000, समझ में आया क्या, लेस डिस्काउंट 15,000, नेट प्राइस 45,000, क्या ईवे बिल बनाना पड़ेगा? नहीं, 15 का मींस प्लस ऐड करके और एक्सक्लूड करके, समझ में आया क्या, कुछ एडिशन होगी तो वो भी कर देना, क्या एडिशन होगी, टैक्सेस, थर्ड पार्टी पेमेंट, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो कुछ होगा तो वो भी ऐड करना, और 15(3) में एक्स डिस्काउंट को एक्सक्लूड करके, ये एडिशन और एक्सक्लूड करके जो वैल्यू आएगी वो अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो फिर ईवे बिल बनाना पड़ेगा। तो समझ लो सर सप्लाई नहीं है, सर चालान बन रही है, चालान भी बने तो भी ईवे बिल बनाना पड़ेगा, वो सप्लाई हो, ओके हमने देखा कि वो मे बी सप्लाई हो या अदर देन सप्लाई, चालान बन रही है तो ईवे बिल बनाना पड़ेगा। बिल ऑफ सप्लाई होगा, कंपोजिशन डीलर को भी ईवे बिल बनाना, ईवे बिल एवरी रजिस्टर पर्सन, मे बी अंडर कंपोजिशन स्कीम, मे बी अंडर नॉर्मल स्कीम, समझ में आया क्या, एवरी रजिस्टर पर्सन ईवे बिल सबको कंपलसरी है इफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स क्या 50,000। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे जो भी एज पर सेक्शन 15 आपने इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर की, बिल ऑफ सप्लाई में डिक्लेयर किया या डिलीवरी चालान में डिक्लेयर किया, वो वैल्यू लिया जाएगा। इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड कंसाइनमेंट विच ऑल्सो इंक्लूड्स, हाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इंक्लूड्स क्या भाई साहब ये याद रखना, विच इंक्लूड्स जीएसटी ऑल्सो, मतलब जब आप ईवे बिल की वैल्यू 50,000 का क्राइटेरिया लोगे तो जीएसटी ऐड करके लोगे जस्ट फॉर ईवे बिल, आई रिपीट द वर्ड क्या, जस्ट फॉर ईवे बिल आपको जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा। जीएसटी भी लो, कैलकुलेटर लो, सभी निकालो कैलकुलेटर। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू में जीएसटी भी ऐड करना पड़ेगा। देखो मुझे बताओ बाकी सब में हम जीएसटी ऐड करते हैं क्या? नहीं, अदर टैक्सेस ऐड करते हैं, जीएसटी नहीं ऐड करते, पर ईवे बिल के लिए आपको जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर बुक में जाते हो तो पॉइंट नंबर 4 में जहां कंसाइनमेंट वैल्यू लिखा है, दिखा सबको कंसाइनमेंट वैल्यू, वहां पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिखा वो एग्जाम्पल आप सभी को, तो अब वो भी एग्जाम्पल हम देखेंगे, पर 2 मिनट समझ लो आपकी वैल्यू है 48,000, वैल्यू कितनी है 48,000, उस पर जीएसटी 18%, निकालो 48,000 का 18%, प्लस करो 48,000 में प्लस करो, कितना आ गया 56,640, तो जीएसटी वैसे तो वैल्यू 48 ही है, पर जीएसटी ऐड करके वो 56 जा रही है, और जीएसटी ऐड करके 56 जा रही है, तो क्या मुझे ईवे बिल बनाना पड़ेगा? यस, जीएसटी ऐड करके वो 56 जा रहा है तो मुझे ईवे बिल बनाना पड़ेगा। दूसरा एक्सक्लूड्स वैल्यू ऑफ क्या, एग्जाम सप्लाई, एग्जाम सप्लाई का ईवे बिल नहीं बनता है, या आप दोनों सप्लाई कर रहे हो दोनों सप्लाई कर रहे हो मतलब टैक्सेबल और एग्जाम, समझ लो मैं एक ही इनवॉइस बना रहा हूं, और जब मैं दोनों सप्लाई करता हूं तो मेरे इनवॉइस का नाम होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अगर आपने इनवॉइस चैप्टर पढ़ा होगा तो जब आप एक ही बिल में दोनों सप्लाई करते हो मतलब टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम, तो नाम होता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई, सर ये कहां से आ गया इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई? चलो थोड़ा अलग वे से पूछता हूँ, बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है या बिल ऑफ सप्लाई सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के लिए होता है या एग्जाम नील रेट के लिए भी बिल ऑफ सप्लाई होता है? कुछ याद आया क्या? एग्जाम और नील रेट के लिए। तो अगर मैं एक ही बिल में टैक्सेबल बेच रहा हूं और एक ही बिल में एग्जाम बेच रहा हूं, तो भाई एग्जाम के लिए तो बिल ऑफ सप्लाई होता है, टैक्सेबल के लिए टैक्स इनवॉइस होता है। तो फिर वहां एक प्रोविजन मैंने पढ़ाई थी, जब एक ही बिल में बेचते हो तो फिर इनवॉइस का नाम रखना पड़ता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अब कुछ कनेक्ट हुआ, शायद थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो गया।
समझ में आया? तो अगर तुम ओनली एग्जाम सप्लाई बेच रहे हो तो वो केस में ई वे बिल नहीं चाहिए। अगर तुम साथ में बेच रहे हो तो एग्जाम सप्लाई को एक्सक्लूड करो और वैल्यू निकालो। समझ लो मैं एक ही बिल में टैक्सेबल कम एग्जाम बेच रहा हूं। मेरा टैक्सेबल 40,000 का है, मेरा एग्जाम 20,000 का है। आई रिपीट, मेरा एग्जाम 20,000 का है, टोटल बिल बना 60 का। आई रिपीट, टोटल बिल बना 60 का। तो क्या मुझे ई वे बिल बनाना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम को एक्सक्लूड कर दो। आई रिपीट, एग्जाम को एक्सक्लूड करो। कितना बचा? 40 प्लस जीएसटी। जीएसटी 18% करो। 40 प्लस जीएसटी 18% करो, कितना आया? 47,200। क्या 50,000 से कम है? यस, 50,000 से कम है, तो वो केस में आपको ई वे बिल बनाने की जरूरत नहीं। बस ये पॉइंट याद रखना भाई साहब तुमने, कि जब ई वे बिल की वैल्यू लोगे 50,000 कैलकुलेट करने के लिए, तो उसमें जीएसटी ऐड करना, जीएसटी ऐड करना है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो रेगुलर बुक में जो एग्जाम्पल दिया है मैंने पॉइंट नंबर 4 में, वो एग्जाम्पल देखो, सब पढ़ेंगे एग्जाम्पल। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ क्या? महाराष्ट्र। ओके, मैं स्क्रीन नहीं चेंज करूंगा, नहीं तो ये चार्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट, आप रेगुलर बुक से पढ़ो। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन द महाराष्ट्र, सप्लाइड गुड्स ए, टैक्सेबल वैल्यू 40 है और जीएसटी कितना? 80,000, और एग्जाम गुड्स कितना है? 20। हाँ, इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट। तो मुझे बताओ 20 हम कितना लेंगे? टोटल 60 लेंगे या सिर्फ 40 लेंगे? और उसका 18%, 47,200। ई वे बिल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया क्या? चलो, तो मैंने नीचे टेबल भी बना के दिया, कैसे निकालना है वैल्यू। वैल्यू एज पर सेक्शन 15 लेना है, प्लस उसमें जीएसटी ऐड करना है। जीएसटी ऐड करना है, और अगर इफ अमाउंट मोर देन 50,000 होगा तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। चलो, हाँ, और अगर एग्जाम सप्लाई होगा तो वो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये तो हो गया कि ई वे बिल कौन बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्सेट्रा। अब आते हैं व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। ओके, वही पॉइंट नंबर 4 में नोट में मिल जाएगा ये पॉइंट आपको। ओके, व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड। चलिए, अब यहां पे आपके ट्रांसपोर्टेशन कौन कौन से मोड से होते हैं? एक मिनट, ये पॉइंट नंबर 4 तो ठीक है। चलो, ये चार्ट में पहले कम समझा देता हूं, फिर हम लिंक करेंगे। ठीक है, व्हेन ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड, अगर आपका ट्रांसपोर्ट बाय रोड होगा, ये हाईलाइट करो, अगर आपका ट्रांसपोर्ट क्या बाय रोड होगा, अगर ट्रांसपोर्ट बाय क्या रेल होगा, और अगर आपका ट्रांसपोर्ट बाय एयर या वेसल होगा। तो सर ई वे बिल मतलब क्या सबके लिए चाहिए? यस, ये मत समझना कि ओनली रोड, ओनली रोड। रेल से जा रहा होगा तो भी ई वे बिल चाहिए, बाय एयर जा रहा होगा तो भी ई वे बिल चाहिए। व्हेन अ पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट में भी बाय रोड, बाय रेल, या बाय एयर, या बाय वेसल। शिप से होगा तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन रोड के केस में कब बनाना पड़ते हैं, रेलवे और एयर के वेसल में कब बनाना पड़ता है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, रोड होगा, अगर बाय रोड जा रहा होगा, आपका गुड्स बाय रोड जा रहा होगा, तो ई वे बिल आपको बिफोर कॉजिंग द क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिफोर कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। लेकिन रेलवे के केस में, मतलब देखो, अगर बाय रोड होगा तो ये सिचुएशन में ई वे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर द मूवमेंट ऑफ क्या गुड्स, आपको पूरा ई वे बिल कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं ये वाला पार्ट यहां पे पॉज करूंगा। ओके, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा पॉज करता हूं। क्यों? मैं थोड़ा ये वाले पार्ट में आता हूं, ऊपर डिटेल्स ऑफ क्या ई वे बिल, पहले ये समझा देता हूं, डिटेल्स ऑफ ई वे बिल, फिर वापस नीचे जाता हूं। ओके, अब ये बंदा, चलो ये कंसाइनर है ये कंसाइनर का ट्रक मूव कर रहा है, ये ड्राइवर है। ओके, ड्राइवर पूछ रहा है, सो सर मैं ट्रक लेके जाऊं? ओके, सो क्या मैं ट्रक लेके जाऊं? आपने ई वे बिल कर लिया, जनरेट हो गया, सो आई कैन मूव द गुड्स। समझ में आया? तो ये कह रहा है कि रुक जा, मैं ई वे बिल जनरेट कर रहा हूँ। ये जा रहा है ई वे बिल पोर्टल पे, अरे है ना, ई वे बिल पोर्टल पे। ई वे बिल पोर्टल के बाद अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड, रजिस्टर्ड पर्सन है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद ओके, ई वे बिल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म का नाम है EWB01। आई रिपीट, क्या? EWB01। EWB मतलब ई वे बिल फॉर्म नंबर 01। तो अब हो जाएगा कि यहाँ पे EWB01 में। तो जब वो EWB01 में जाएगा तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो चार्ट में
EWB 01, ये आपका ईवे बिल फॉर्म होगा, उसके सामने ओपन हो जाएगा। उसके सामने जैसा कुछ REJ 01 याद आ रहा है, पहले पार्ट ए होता था और फिर पार्ट बी होता था, समझ में आया क्या? वैसे ही पार्ट ए की इंफॉर्मेशन होगी और फिर पार्ट बी की इंफॉर्मेशन होगी। पार्ट ए की एक एक इंफॉर्मेशन थोड़ा फील करना, इमेजिन करना कि आप ईवे बिल बना रहे हो, ठीक है? पार्ट ए की इंफॉर्मेशन एक एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो। अब पार्ट ए की इंफॉर्मेशन जो है जीएसटी ऑफ द क्या, सप्लायर, सप्लायर का जीएसटी आपको, तो जो भी सप्लायर है उसको अपना जीएसटी डालना पड़ेगा। अगर ईवे बिल सप्लायर बना रहा होगा, अगर ईवे बिल रिसिपिएंट बना रहा होगा कभी, तभी सप्लायर का जीएसटी होगा तो उसमें डालना पड़ेगा। सेकंड, प्लेस ऑफ डिस्पैच, भाई ये ट्रक कहां जा रहा है, ओके, प्लेस ऑफ डिस्पैच कहां है, समझ में आ रहा है क्या? तो प्लेस ऑफ डिस्पैच जो है ट्रक यहाँ पे नेक्स्ट उस, अच्छा, प्लेस ऑफ डिस्पैच में कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा कि नहीं, सिर्फ पिन कोड, सिर्फ पिन कोड डाल दो, ये पोस्टल पिन कोड, अरे है ना, क्या कहा, पोस्टल पिन कोड डाल दो। उसके बाद में जीएसटी ऑफ द रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, मतलब समझ लो ये ट्रक निकला कुमार प्रेस्टीज पॉइंट पुणे, अरे है ना, मैं निकला, हाँ, तो मैं निकला गड्डी लेके, तो ये कुमार प्रेस्टीज, तो मैंने यहाँ के शुक्रवार पेट कुमार प्रेस्टीज पॉइंट का पिन कोड डाल दिया, प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहाँ जा रहा है, ओके, जहाँ जा रहा होगा उसका रेसिपिएंट का जीएसटी और जहाँ जा रहा है उसका पिन कोड, जहाँ पे भी डिलीवर करना है तो मुझे वो पिन कोड डालना पड़ेगा। सर पिन कोड नहीं पता नहीं है, पता नहीं है तो भाई साहब उसका उससे पूछ लो, और इनवॉइस में भी मिल जाएगा आपको एड्रेस में, ओके सर अगर नहीं दे रहा है वो तो गूगल कर लो उसके एड्रेस के बेस पर, अब कौन सी बड़ी बात रही पिन कोड। तो अब यहाँ पे उसके बाद में ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, सॉरी डॉक्यूमेंट नंबर, तो आपका इनवॉइस नंबर याद है, कुछ टैक्स इनवॉइस याद आ रहा है, वो इनवॉइस नंबर डाल दो। अगर आपने इनवॉइस बनाया होगा, आपने बिल ऑफ सप्लाई बनाया होगा तो बिल ऑफ सप्लाई नंबर, अगर आपने चालान बनाई होगी तो चालान नंबर, वो फिल कर दो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट डेट, जो इनवॉइस की डेट जो भी होगी, वैल्यू ऑफ गुड्स मेंशन करो। अब वैल्यू ऑफ गुड्स जीएसटी ऐड करके, आई रिपीट जीएसटी ऐड करके वैल्यू ऑफ गुड्स मेंशन करो, उसमें कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स है। उसके बाद में HSN कोड और रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेल, रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टॉक ट्रांसफर, याद आ रहा है कि नहीं, जो भी होगा रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में ये तो हुआ पार्ट ए, नीचे करेक्शन करना, पार्ट बी नीचे करेक्शन करना, तुम्हारी इसमें किया हुआ है, हाँ, तो यहाँ पे स्मार्ट बेटा, स्मार्ट डिसीजन, ओके, तो ये तो हुआ पार्ट ए। उसके बाद में आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको व्हीकल नंबर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट, यहां लिख दो फॉर रोड ट्रांसपोर्ट। अगर बाय रोड ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक मिनट, आपका ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड होगा तो ये ट्रक के पीछे उसका व्हीकल नंबर होगा, सर सामने भी हो सकता है, हाँ ओके, सामने भी हो सकता है, तो उसका व्हीकल नंबर कौन से ट्रक से जा रहा है, क्योंकि इसकी ट्रैकिंग होगी, समझ में आया क्या, इसकी ट्रैकिंग होगी, तो व्हीकल नंबर आपको डालना पड़ेगा। पर ये सिर्फ बाय रोड है, सर मैं ट्रेन से ले रहा हूं तो ट्रेन नंबर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कौन से मालगाड़ी में आपका गुड जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, अरे है ना, या बाय वेसल एयरक्राफ्ट जा रहा होगा तो आपको वो डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बाय रोड के केस में व्हीकल नंबर कंपलसरी किया है उन्होंने। और दूसरा ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, हाँ, अब ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की डिटेल क्या मिलेगी मुझे बताओ, आपके कॉमन सेंस से बताओ, जब आप ट्रक वाले को गुड्स हैंड ओवर करते हो तो उसका कौन सा डॉक्यूमेंट मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट का, बिल्टी, अरे क्या मिलते हैं, बिल्टी, यू कैन से कंसाइनमेंट नोट, यू कैन से LR मतलब लॉरी रिसिप्ट, कुछ याद आया क्या? तो ट्रांसपोर्टर का जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उसका रेफरेंस आपको यहां ऐड करना पड़ेगा। अगर बाय एयर होगा तो एयर के केस में आपको एयरवे बिल मिलता है, अगर आप बाय रेल होगा तो RR मिलती है, RR मतलब रेलवे रिसिप्ट मिलती है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहां पे, उसका नंबर आपको डिटेल्स यहां पे देना पड़ेगा। ओके, तो ये था रिगार्डिंग टू ईवे बिल, हो गया जनरेट ईवे बिल, ये इंफॉर्मेशन डाल दी, इंफॉर्मेशन सबमिट, ईवे बिल जनरेटेड, रेफरेंस नंबर आ गया आपका ईवे बिल, ये संभाल के रखना रेफरेंस नंबर, और ड्राइवर को भी दे देना, क्योंकि इन बिटवीन अगर ट्रक रोका गया तो दिस इज द ईवे बिल नंबर, समझ में आया क्या, ये ईवे बिल नंबर उसका जनरेट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, बस इतनी इंफॉर्मेशन है और कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये था हमारा डिटेल्स ऑफ क्या, ईवे बिल। अब नीचे आ जाओ, व्हेन ईवे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड,
तो अब देखो, अगर बाय रोड होगा, रेल होगा या वेसल, अगर बाय रोड होगा तो आपको कंप्लीट ई वे बिल पूरा जनरेट करना पड़ेगा बिफोर कॉजिंग द मूवमेंट। अब कंप्लीट ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा मतलब पार्ट ए और पार्ट बी। ओके, तो ई वे बिल टू बी जनरेटेड बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स मेड, यहां पे लिख दो पार्ट ए प्लस पार्ट बी, दोनों भी पूरा करना पड़ेगा, ए प्लस बी। अच्छा चलो बताओ, बाय रोड पार्ट ए, एक बार ऊपर देख के बताओ पार्ट ए क्या है? सारे इंफॉर्मेशन, डिस्पैच कहाँ है, गुड्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? पार्ट ए। और पार्ट बी में क्या देना पड़ेगा? व्हीकल नंबर और वो ट्रांसपोर्टर रिसिप्ट नंबर, ट्रांसपोर्टर्स रिसिप्ट नंबर। समझ में आया क्या? दोनों भी इंफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले फिल करना पड़ेगा और ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। रोड में ये कंपलसरी है। अगर हम बात करें रेलवे में और वेसल में, अब ये समझ लो, तो रेलवे और वेसल में रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करेगा। एंड सेकेंड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी may be given before or क्या after the commencement of movement of goods, but it shall not be delivered unless EWB is produced at the time of delivery। ये वाला पॉइंट समझ लो। अगर आपका गुड्स बाय रेल जा रहा है या बाय गुड्स आपका क्या एयर जा रहा है, तो इसमें आपको पार्ट ए की इंफॉर्मेशन तो पहले ही करना पड़ेगा। आई रिपीट, पार्ट ए की इंफॉर्मेशन आपको पहले पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन आपने पहले भी कर सकते हो और कमेंसमेंट होने के बाद भी आप पार्ट बी को कंप्लीट कर सकते हो। मतलब क्या? मतलब समझ लो, ये ट्रेन से आप जो है गुड्स भेज रहे हो, आई रिपीट, ट्रेन से गुड्स भेज रहे हो, आप फटाफट गए ई वे बिल जनरेट किया, समझ में आया क्या? और ई वे बिल जनरेट करके पार्ट ए को कंप्लीट किया, फिर पार्ट बी में आए, पार्ट बी में आरआर की डिटेल देनी पड़ती है। किसकी? आर। और अभी तक रेलवे से आरआर नहीं मिला है। आरआर मतलब रेलवे रिसिप्ट, रेलवे से नहीं मिला है। तो अगर रेलवे से आपको रेलवे रिसिप्ट नहीं मिली होगी तो भी पार्ट ए की जनरेट करो। ओके, गुड्स हैंडओवर करो यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट को कि सर ये गुड्स है। ओके, वो पूछेगा ई वे बिल, सर पार्ट ए कंप्लीट कर दिया, आई रिपीट पार्ट ए कंप्लीट कर दिया, उसका रेफरेंस नंबर बता दो उसको, फिर पार्ट ए कंप्लीट हो गया, फिर ठीक है, फिर इवन दो मूवमेंट कमेंस हो गई, अब आपकी गुड्स जा रहा है, तो पार्ट भी आप बाद में भी कर सकते हो। आई रिपीट, पार्ट भी आप, जैसे रेलवे से आरआर मिल गई, जैसे रेलवे से आरआर मिल गई, फिर बाद में आप पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन लॉ क्या कहता है कि ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद भी आप पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन अगर गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, आई रिपीट, गुड्स डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, गुड्स डिलीवर्ड नहीं होगा जब तक पूरा ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। गुड्स डिलीवर्ड नहीं होगा जब तक पूरा ई वे बिल जनरेट नहीं। और पूरा ई वे बिल कब जनरेट होगा? जब पार्ट भी कंप्लीट होगा। इन सिंपल वर्ड मेरा आपको क्या कहना है कि रोड के केस में आपको दोनों पार्ट पहले ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। आई रिपीट, रोड के केस में आपको दोनों पार्ट पहले ही कंप्लीट करने पड़ेंगे, पर रेलवे होगा, वेसल होगा या एयरक्राफ्ट होगा, तो ये केस में पार्ट बी कमेंसमेंट स्टार्ट होने के बाद भी कंप्लीट किया तो भी चलेगा, ठीक है, पर डिलीवरी के पहले। चलिए, अब थोड़ा मैं रोड केस में आता हूं, अब ये ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट। और ये मैंने इतना अच्छा चार्ट अरेंज करके दिया है ना कि जब आप थ्योरी पढ़ने के बाद ये पढ़ोगे तो आप कहोगे भाई इससे बेस और कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? इससे बेस, जैसे कल हमने अकाउंट रिकॉर्ड देखा तो जहां तक है इससे बेस और कुछ नहीं। पर ठीक है, अब मैं आप धीरे धीरे ये पॉइंट पे आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब आप रोड ट्रांसपोर्ट करते हो तो इसमें दो पार्ट है, सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन। और ये सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ध्यान से सुनो। ये सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन मतलब तुम्हारा खुद का व्हीकल, ओन व्हीकल, या आपने खुद हायर किया हुआ व्हीकल, आपने ट्रांसपोर्टर की सर्विस नहीं ली, आपका खुद का व्हीकल है, या आपने ट्रक रेंट पे लिए हुए, समझ में आया, या कोई पब्लिक कन्वेंस है जिसलिए आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। और एक थर्ड पार्टी मतलब जहां ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया। अब एग्जांपल लेते हैं यहां पे, ओन व्हीकल मतलब मेरा खुद का गुड्स कैरेज है और वो मेरे खुद के गुड्स कैरेज में इंक्लूडिंग कार। समझ लो मैं यहां से सूरत जा रहा हूं, एक ज्वेलरी है और ज्वेलरी 10 लाख की है, डायमंड की ज्वेलरी है, समझ में आ रहा है। तो मैं यहाँ से मेरी कार में जा रहा हूँ, सुनना, मैं अपने कार में भी जा रहा हूँ और उस कार में 10 लाख की ज्वेलरी लेके जा रहा हूँ, तो क्या ई वे बिल बनाना पड़ेगा? हाँ।
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ई वे बिल ट्रक होगा तो ही बनाना पड़ेगा, कार होगा तो नहीं बनाना पड़ेगा। अ पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट, पर्सन क्या कॉजिंग द मूवमेंट, क्या ई वे बिल बनाने पड़ेंगे? हाँ। फिर वो मूवमेंट कार से हो या बस से हो या ट्रक से हो, किसी से भी। ये वैल्यू एक्सीड्स कितना? 50,000। वैल्यू एक्सीड्स 50,000। तो ऐसे केस में सुनो, अगर आप कार से भी, साइकिल भी हो, सर अगर अब शुरू मत होना, गधा हो गधा, हाँ कोई भी हो, पर्सन कॉजिंग द मोमेंट्स, तो ये बिल बनाना नहीं। पर सॉरी, उसमें कुछ एग्जम्पशन है। और अगर नॉन मोटराइज व्हीकल है, आई रिपीट, क्या नॉन मोटराइज व्हीकल मतलब जिसमें मोटर नहीं है, तो वहाँ एग्जम्प्ट है, वहाँ एग्जम्प्ट है, नॉन मोटराइज व्हीकल एग्जम्प्ट है, ठीक है। नहीं तो आप गधे पे के लेके जा रहे हो ज्वेलरी, हाँ ये अच्छा आइडिया है, गधे पे लेके जा रहे हो, घोड़े पे लेके जा रहे हो क्या, ज्वेलरी, तो आपको ये बिल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉन मोटराइज व्हीकल है, ठीक है। अब पर वो जमाना गया, क्योंकि तुम घोड़े पे जाओगे ज्वेलरी लेके, कौन लूट लेगा किसको मालूम, ठीक है। तो आप 2 मिनट वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पे। आप जो है यहां से डाउनवर्ड बता देना, स्पेशली रोड से, ये वाला पार्ट जो नीचे वाला है रोड को अप्लीकेबल है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है वो रोड का है, ठीक है। अगर बाय रोड लेके जा रहे हो, आपका खुद का व्हीकल है या आपने रेंट पे लिया हुआ है, पर वो ट्रांसपोर्टर नहीं है, रेंट पे है पर आपका ही है, समझ में आया ना। या आप पब्लिक बसेस में जा रहे हो, समझ लो यहां से कोई बस जा रही है सूरत, कोई बस जा रही है सूरत, और उसमें आपने बॉक्स बनाया जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, और वो बस में डाल दिया, वो बस में डाल, पब्लिक कन्वेंस मतलब बस, समझ में आया क्या, तो डाल दिया। तो वो केस में आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा, पार्ट ए और पार्ट बी रजिस्टर पर्सन को ही कंप्लीट करना पड़ेगा, हु कॉजिंग द मूवमेंट। तो ऑब्वियस है बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, मेरा व्हीकल होगा या मेरा रेंटेड व्हीकल होगा या पब्लिक व्हीकल होगा, तो ई वे बिल तो पूरा मेरे को ही बनाना पड़ेगा, ये समझ में आया कि नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टर अगर होगा, आई रिपीट, क्या ट्रांसपोर्टर होगा, तो उसमें पार्ट ए आप कंप्लीट कर सकते हो और बी को ट्रांसपोर्टर को बोल सकते हो कि भाई बी व्हीकल नंबर। अब ऐसा होता है, बहुत सी बार होता है कि आपने गुड्स रेडी कर लिया और ट्रांसपोर्टर को दे दिया, 10 बॉक्स रेडी कर दिए, ट्रांसपोर्टर को दे दिए, फिर ट्रांसपोर्टर आप जा रहे हो ई वे बिल बना रहे हो, आप जा रहे हो ई वे बिल बना रहे हो, ट्रांसपोर्टर को पूछा व्हीकल नंबर क्या है, बोलेगा सर अभी फिक्स नहीं हुआ, 10-12 ट्रक है, इसमें से कौन सा ट्रक जाएगा अभी फिक्स नहीं हुआ। आप आज का सैटरडे को आपने वो बॉक्सेस दे दी उसको, अरे है ना, आपने ए की तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी, मेरी बात समझे क्या, और बी की इंफॉर्मेशन आपकी बाकी, क्योंकि उसका ट्रक अभी फाइनल नहीं हुआ है, समझ में आया। तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक काम कर, बी तूने कंप्लीट कर लेना, उसको ई वे बिल रेफरेंस नंबर दे दो, असाइन कर दो, वो कंप्लीट कर देगा, जैसे उसका ट्रक रेडी हो जाएगा व्हीकल नंबर कंप्लीट कर देगा, और दूसरा जो भी डॉक्यूमेंट बना के वो भी कंप्लीट कर देगा। तो क्या मैं पार्ट बी का, अगर मैं ट्रांसपोर्टर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं पार्ट बी उसको असाइन कर सकता हूं, उसको असाइन कर सकता हूं, पार्ट ए मैं कंप्लीट कर सकता हूं। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार फिर से, आपका खुद का व्हीकल होगा तो दोनों पार्ट मुझे कंप्लीट करने पड़ेंगे, और अगर आप ट्रांसपोर्टर के थ्रू दे रहे हो तो पार्ट ए आप कंप्लीट करो, बी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, पर आप भी असाइन भी कर सकते हो, तो आप व्हीकल नंबर वगैरह असाइन कर सकते हो ट्रांसपोर्टर। अब जो ट्रांसपोर्टर को आपने असाइन किया, सुनना, जो ट्रांसपोर्टर को आपने असाइन किया, समझ लो वो जीटी है, आई रिपीट द वर्ड, क्या जीटी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। कल वाला डिस्कशन याद है, ट्रांसपोर्टर का चार्ट, अगर अनरजिस्टर्ड है ट्रांसपोर्टर तो उस पर भी कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, और अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या। और सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा तो ठीक, और मल्टीपल हो गए तो कॉमन यूईएन उसको लेना। यूईएन मतलब यूनिक एनरोलमेंट नंबर, ओके, यूनिक एनरोलमेंट नंबर लिख लो। तो ये वाला पार्ट पूरा समझ में आया, पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, ओके पूरा। पर चार्ट से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि रोड के केस में क्या करना, वेसल व्हीकल के केस में क्या करना, ये समझ में आया क्या। तो चलो अब हमारे रेगुलर बुक में आ जाते हो, तो हमने पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। पॉइंट नंबर 5 देखो क्या है, क्या, हाँ एक मिनट,
एक मिनट, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 में आप लास्ट वाले एग्जाम्पल में आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 में लास्ट वाले एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्पल है ट्रक कंटेन 3 कंसाइनमेंट। दिखा हुआ आपको? सबको दिखा गया? रेगुलर मैथ में पॉइंट नंबर 4 में वो एग्जाम्पल स्टार करना, ठीक है, वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट करना। अ ट्रक कंटेन 3 कंसाइनमेंट बेस्ड ऑन 3 इनवॉइसेस। इनवॉइस 1 55,000, इनवॉइस 2 35,000, इनवॉइस 3 90,000। ये मुझे बताओ, एक ही ट्रक में पर इनवॉइस अलग अलग है। आई रिपीट, इनवॉइस अलग अलग है, तो मुझे ईवे बिल टोटल पे बनाने पड़ेंगे या इनवॉइस वाइज बनाने? इनवॉइस। तो पहले इनवॉइस का ईवे बिल बनेगा, दूसरे का नहीं बनेगा, और तीसरे का बनेगा। तो ये एग्जांपल से क्या सीखे आप? ईवे बिल आपको इनवॉइस बेस बनाने पड़ेंगे rather देन ट्रक में कितना भी लोड होने दो। ओके, मुझे इनवॉइस के बेस पर EWB 01 बनाना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। फिर आपके रेगुलर मैथ में आ जाओ, पॉइंट नंबर 5, वो भी हो गया हमारा। क्या था वो? 2 केस में मैंडेटरी ईवे बिल है। बताओ कौन से 2 केस में मैंडेटरी ईवे बिल? जॉब वर्क एंड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जिसको जो इंटरस्टेट कर रहा है और जीएसटी में अभी रजिस्टर्ड नहीं है, थ्रेशोल्ड ले रहा है, तो उसको ईवे बिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर दो, ये आपको रेगुलर मैथ में ये स्टार कर दो, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। ओके, नाउ अब एक पॉइंट नंबर 6, रेगुलर मैथ में आ जाओ। पॉइंट नंबर 6, बिल टू शिप टू में। आई रिपीट द वर्ड, क्या? ये बिल टू शिप टू मॉडल यानी क्या? कोई बता सकता बिल टू शिप टू मॉडल यानी क्या? हाँ, बिल टू शिप टू मतलब हो सकता है सप्लायर बिलिंग किसी और को कर रहा है, सप्लायर बिलिंग किसी और को कर रहा है और शिप किसी और को कर रहा है। कुछ याद आया? किसी थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे। हाथी गायब हो गया, रुक जाओ। हाँ, तो किसी क्या थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे ये सप्लायर बिल उसको देगा और डिलीवर किसी और को करेगा। कुछ याद आया? तो अगर बिल टू शिप टू मॉडल होगा तो फिर आपके ईवे बिल 01 में आपको वो ऑप्शन मिलता है, एक टैब आता है बिल टू शिप टू, क्लिक देना यस। वो पता है REG 01 में एक टैब, ऐसे टैब होते थे यस और नो के। कुछ याद आ रहा है क्या? REG 01 का फॉर्मेट याद आ रहा है? यस और नो के, CTP यस और नो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव यस और नो, ऐसे टैब होते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे एक टैब आएगा, क्या? बिल टू शिप टू। आपने यस बोला, यस बोलते ही नीचे 2 इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। फिर आप दो बिल टू किसके नाम का है? आई रिपीट, क्या? बिल टू यानी इनवॉइस किसके नाम का है उस, और शिप टू कहां जा रहा है, उसकी 2 डिटेल्स आपको एडिशनल देना पड़ेगा। ईवे बिल एक ही रहेगा पर इसमें दोनों इंफॉर्मेशन जाएगी, बिल टू एंड शिप। जैसे ही आपने यस बोला बिल टू शिप टू कि वो 2 इंफॉर्मेशन पूछ लेगा आपको। और उसमें एक सवाल पूछा था कंफ्यूज करने के लिए, क्या बिल टू शिप टू में 2 ईवे बिल बनाने पड़ते हैं क्या? नहीं, बिल टू शिप टू में एक ही ईवे बिल बनेगा, एक ही ईवे बिल बनेगा। और वो ईवे बिल जो बनेगा बिल टू शिप टू में, आपको दोनों इंफॉर्मेशन पार्ट ए में देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, एक ही टैक्स इनवॉइस आप, सॉरी, एक ही ईवे बिल आपको बनाना पड़ेगा। नाउ उसके बाद में पॉइंट नंबर 7 पे आ जाओ। हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट ईवे बिल इन गिवन केस? ये हो गया हमारा। बाय रोड दिखा, अरे बोलो ना, बाय अंडरलाइन। पॉइंट नंबर 7 में आ जाओ, बाय रोड। रोड में आपको बिफोर कॉजिंग द मूवमेंट दोनों पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे। कौन से दोनों पार्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे? ए एंड बी। हाँ, उसमें याद ओन कन्वेंस होगा, हायर्ड वन होगा या पब्लिक कन्वेंस होगा, आपको ही जनरेट करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा, अगर ट्रांसपोर्टर होगा, सेकंड पॉइंट, अगर क्या ट्रांसपोर्टर होगा तो क्या बी का इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको, वो लिखा है वहां पे कि अगर ट्रांसपोर्टर होगा तो आप पार्ट बी का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। रेगुलर मैथ में पढ़ रहे हो ना आप? ओके, सी, रेलवे और एयर होगा। आई रिपीट, क्या? रेलवे और एयर होगा। तो मुझे बताओ, पार्ट बी बाद में भी बनाया तो चलेगा पर बिफोर डिलीवरी, पार्ट बी बाद में बनाया तो भी चलेगा पर बिफोर डिलीवरी। और डी पॉइंट देखो वहां पे, सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट क्या कहता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज बाय एन क्या? अनरजिस्टर्ड पर्सन। हाँ, ये पॉइंट स्टार करना, ये पॉइंट स्टार करना, आगे पढ़ा होगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स इज कॉज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन। फिर से रिपीट करता हूं, मैं रेगुलर मैथ में ईवे बिल में पॉइंट नंबर 7 में डी पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, डी पॉइंट पढ़ा रहा हूं। If the movement is caused by unregistered person, either his own conveyance or hired one or through transporter, okay, he or the transporter may at their option generate क्या? ईवे बिल। अगर मूवमेंट अनरजिस्टर्ड कर रहा है, इवन मूवमेंट अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड होगी, मतलब सेलर भी अनरजिस्टर्ड है और बायर भी है, ईवे बिल बनाने पड़ते हैं। पर ये केस में ईवे बिल ट्रांसपोर्टर बनाता है। समझ में आया क्या? ये केस में ईवे बिल ट्रांसपोर्टर बनाता है। तो आई रिपीट,
अगर अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड भी होगा तो भी ई वे बिल बनाना पड़ेगा। देखो अगर दोनों रजिस्टर्ड है, दोनों रजिस्टर्ड मतलब सप्लायर एंड रिसिपिएंट, तो पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट मे बी सप्लायर मे बी रिसिपिएंट, उसको बनाना पड़ेगा। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है पर लेने वाला रजिस्टर्ड है तो फिर लेने वाले को बनाना पड़ेगा, जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसको बनाना पड़ेगा। पर दोनों भी क्या अनरजिस्टर्ड है, ये बिल तो बनेगा। अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो ये बिल तो बनेगा। फिर ये केस में कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर। ये केस में ये बिल कौन बनाएगा? ट्रांसपोर्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 पे आ जाओ, इंफॉर्मेशन इन ई वे बिल। अरे ये पॉइंट नंबर 8, इंफॉर्मेशन इन ई वे बिल हो गया हमारा पार्ट ए और पार्ट बी। ओन व्हीकल होगा तो फिर उसमें पॉसिबल नहीं है ई वे बिल बनाना, पर ट्रांसपोर्टर के थ्रू जा रहा होगा तो दोनों अनरजिस्टर्ड है और ओन व्हीकल है तो फिर ई वे बिल बनाना पॉसिबल ही नहीं है, पर ट्रांसपोर्टर होगा तो ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ओके चलो अब देखो पॉइंट नंबर 8 रेगुलर मैथ में पार्ट ए और पार्ट बी दोनों हमारा हो गया। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी जितना समरी में लेना था उतना हमारा कवर्ड हो गया है। अब आ जाओ, चलो ये पोर्टल पे आपने ई वे बिल बना लिया है। अब आते ये कॉन्सेप्ट पे, अब आते ये कॉन्सेप्ट पे वैलिडिटी ऑफ क्या? ई वे बिल। ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। हाँ, अब ये जो आगे के पॉइंट्स है रेगुलर मैथ से, ये पहले कंप्लीट कर लेता हूं फिर मैच करवा के देता हूं। यस और नो? ठीक है, पहले अब मैं पूरा कंप्लीट कर लेता हूं फिर एक एक पॉइंट आपको मैच करवा के देता हूं। ओके, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। और उसके बाद में नीचे जो है हमने डॉक्यूमेंट्स टू बी कैरिड ऑन। हाँ, अब देखो यहां पे वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल क्या कहते हैं। अगर आपका कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और इन केस ऑफ ओवर डायमेंशनल कार्गो, हम सर हम क्या पढ़ रहे हैं? वैलिडिटी यानी क्या? अब जब ई वे बिल जनरेट करते हो तो वो ई वे बिल की वैलिडिटी रहती है। ये ई वे बिल कब तक वैलिड रहेगा? ऐसा नहीं कि एक बार जनरेट कर दिया तो परमानेंट है, नहीं, वो रास्तों का बिल है, रास्तों की कुछ लिमिट होती है। अरे आया ना? ओके, ये टैक्स इनवॉइस जैसा नहीं कि इनवॉइस बन गया हो गया। ओके, उसकी एक वैलिडिटी बन रहेगी। वो वैलिडिटी क्या होगी? अगर आपका कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, मतलब लिख दो नॉर्मल कार्गो है। आपका कार्गो क्या है? नॉर्मल कार्गो है। आपका नॉर्मल कार्गो है तो ये सिचुएशन में ध्यान से सुनो, अगर आपका नॉर्मल कार्गो होगा तो 200 किलोमीटर्स का ट्रांसपोर्ट होगा तो आपको एक दिन के वैलिडिटी का ई वे बिल मिलेगा। अब सर हमें पहले तो ये बताओ नॉर्मल कार्गो और ओवर डायमेंशनल कार्गो में डिफरेंस क्या है? ये डिफाइन यहाँ पे डेफिनेशन बहुत लंबी और टेक्निकल वर्ड्स में है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जब कार्गो आप ऐसे देखते हो ना, बड़े ट्रक, उस पर बड़ी मशीन, अरे है ना, और ये दो ट्रक के चक्के कुछ 20-25 कंटेनर होगा या मशीन्स होगी, कुछ याद है, उसको कहते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। और बाकी नॉर्मल कार्गो अपने बॉक्स वगैरह या कंटेनर नॉर्मल कार्गो में आता है। ओवर डायमेंशनल मतलब जो टेक्निकल डेफिनेशन दी है उसमें ओके हेवी मशीनरी जिसमें ट्रक का डायमेंशन वगैरह दिया है, आपको उसके डिटेल में नहीं, आपको सिर्फ इमेजिनेशन में पिक्चर बनाना है। सर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा ये ओवर डायमेंशन है या नहीं है? वो खुद लिख देंगे, वो खुद ही लिख देंगे इट इज ओवर डायमेंशनल कार्गो, इट इज अदर देन ओवर डायमेंशनल, वो आपको दे देंगे। वो आपसे इतना एक्सपेक्ट मत नहीं करेंगे कि आप उस ट्रक का डायमेंशन, कार्गो का डायमेंशन, उसका वेट सब लर्न करके आओ। पहले कुछ कम लर्न करना है क्या हमें? समझ में आया क्या? तो वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको एग्जाम में दे देंगे क्या कि ओवर डायमेंशनल क्या, वो खुद ही बोल देंगे इट इज ओवर डायमेंशनल, इट इज अदर देन ओवर। अगर आपका कार्गो नॉर्मल कार्गो है, मतलब अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो है, तो 200 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होगा तो आपको एक दिन का ई वे बिल मिलेगा। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कह रही है एक दिन के अंदर आपको 200 किलोमीटर कंप्लीट करने पड़ेंगे। सर अगर ट्रक स्लो चल रहा होगा, एक दिन मतलब 24 घंटे, अरे है ना, तो आपको 200, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलिडिटी वाला, यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मैं स्लोली ले रहा हूं, अच्छे से ले रहा हूं। तो आपको एक दिन की वैलिडिटी मिलेगी। अब मैं कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूं कि ट्रक नहीं पहुंच पाते, बीच में रुक गए, ड्राइवर सो गया, अरे है ना,
कोई ढाबा आया, ढाबा पे रुक गए, ड्राइवर्स हो गया, जाम लगा हुआ है, मोड़ पे रुक गया, कोई मिल गया, तो ऐसे केस में तो साइलेंट प्लीज। तो अब यहां पे नहीं पहुंच पाए तो क्या क्या पनिशमेंट हो जाएगी? नहीं। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो 200 किलोमीटर, अच्छा ये किलोमीटर कैसे पता चलेगा? आपके पिन कोड पे, आपने प्लेस ऑफ डिस्पैच का पिन कोड डाला है, अरे ये सर नो, और डिलीवरी का, तो वो एक एवरेज किलोमीटर पकड़ लेता है। ओके, अब ये फालतू बातें मत करना, सर मैं घूम के जाऊं तो, ओके मैं इधर से जाऊं तो, ओके वो तुम्हारे बेस पर नहीं है, वो एक नॉर्मल पकड़ लेता है कि कितना किलोमीटर, समझ में आया क्या? तो ऐसे सिचुएशन में 200 किलोमीटर्स होगा, आई रिपीट क्या, 200 किलोमीटर्स तक होगा तो आपको एक इवेबल, लेकिन आप एक्सटेंशन ले सकते हो। अब गवर्नमेंट खुद चाहती है कि नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं हो रही है, तो वो कहते हैं कि अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो पोर्टल पे जाओ, एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कर दो, एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करो, मिल जाती है आपको, एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती है कि सब हमको बता के करो, समझ में आया क्या? सब हमको, यानी गवर्नमेंट लिबरल है, एक्सटेंशन देने में भी लिबरल है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको मर्डर थोड़ी करेगी नहीं पहुंचा तो, देना पड़ेगा, अब ट्रक नहीं पहुंचा, समझ में आया क्या? एक्सटेंशन तो देना पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है सब बता के करो, रीजन भी दो, एक्सटेंशन के रीजन भी देने पड़ते हैं कि भाई जाम आ गया या फिर कोई रीजन हो गया, जेन्युइन रीजन हो गया। सबसे बेस्ट जेन्युइन रीजन ट्रैफिक जैम, ओके, जो जिसमें आप क्लियर नहीं हो पाया, एक्सीडेंट, ओके। अब कोई जीएसटी ऑफिसर एक्सीडेंट देखने थोड़ी आएगा, जो भी है, पर ठीक है, पंक्चर, हाँ पंक्चर तो ये तो आपको 200 किलोमीटर्स का एक दिन का मिलेगा, और एवरी एडिशनल 200 किलोमीटर्स और पार्ट देयर ऑफ, समझ लो आपका, और हर एडिशनल 200 किलोमीटर्स या पार्ट को एक दिन और मिलेगा। मतलब बताओ मैं जो कह रहा हूं, अगर आपका 720 किलोमीटर्स है, आई रिपीट 720 है, तो कितना दिन मिलेगा? ये बिल कितना दिन वैलिड रहेगा? 720 है तो हर 200 किलोमीटर पे एक दिन, तो 200 200 200 मतलब 111, और एक्स्ट्रा हुआ 120, तो 120 एक्स्ट्रा हुआ, उसका भी एक दिन मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट का भी एक दिन मिल जाएगा। समझ लो आपके किलोमीटर आ रहे हैं 410, आपके किलोमीटर आ रहे हैं 410, तो ये कितना? नहीं, 200 200 और 10 एक्स्ट्रा, उसका भी एक दिन, 3 डेज मिल जाएंगे, समझ में आया क्या? तो आपकी वैलिडिटी 3 डेज रहेगी। अरे एक दिन भी ज्यादा हो गया, सॉरी एक दिन नहीं, 1 किलोमीटर भी ज्यादा हो गया तो एक दिन की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है, ठीक है? तो ये था आपको नॉर्मल कार्गो। सेकंड और डायमेंशनल कार्गो, मतलब बड़े बड़े कंटेनर, ट्रक स्लो चलते हैं, ओके, तो वो सिचुएशन में उन्होंने दिया है 20 किलोमीटर पर डे, मतलब इनकी वैलिडिटी एक दिन की 20 किलोमीटर्स है, मतलब इन्होंने 20 किलोमीटर्स का भी सफर कर लिया तो इनफ, ठीक है? और फॉर एडिशनल 20 और पार्ट देयर ऑफ, आई रिपीट क्या, फॉर एडिशनल 20 और पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे, समझ लो 25 डेज है तो 2 दिन, अरे है ना, 42 डेज है तो 3 दिन, और डायमेंशनल कार्गो लर्न करना पड़ेगा, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, बस उन्होंने डिसाइड किया, दे दिया, ओके। उसके बाद में मल्टी मॉडल शिपमेंट वेयर वन लेग इज शिप, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, मतलब मल्टी मॉडल शिपमेंट होगा जिसमें शिप भी इन्वॉल्व होगी, तो उनको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। वैलिडिटी पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच ई वे बिल हैज बीन क्या जनरेटेड, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन, मतलब जब तक आप पार्ट बी कंप्लीट नहीं करते हो, ठीक है, जैसे बाय रोड जा रहा है तो पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करो, वहां से पीरियड स्टार्ट होगा। फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर्ड ऑन मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे, ये पॉइंट अंडरलाइन कर, मिडनाइट ऑफ सक्सीडिंग डे। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल में बी एक्सटेंडेड विद, हाँ, एक्सटेंशन विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ क्या एक्सपायरी, समारोह तुम्हारा खत्म हो रहा और 200 किलोमीटर आपने कंप्लीट नहीं किए, तो समझ लो आपने एक दिन के अंदर 150 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट किया, तो फटाक से जाओ पोर्टल पे, 8 घंटे का टाइम है दिन खत्म होने के बाद, और एक्सटेंशन मारो, समझ में आया क्या? तो जिस दिन जैसे ही आपका एक दिन खत्म हुआ और आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो आप इमीडिएट जो है 8 घंटे के अंदर एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। चलिए अब मैं थोड़ा ये बताता हूँ कि आपका कैलकुलेशन जो डे का होगा
वो ईवे बिल कंप्लीट जनरेट होने के बाद होगा। समझ लो, सुनना ध्यान से। मैंने ट्रक से गुड्स दिया, ड्राइवर को दे दिया, मैंने पार्ट ए ऑफ ईवे बिल सैटरडे को कंप्लीट कर दिया था। आई रिपीट, पार्ट ए ऑफ ईवे बिल सैटरडे को कंप्लीट कर दिया, और सारे गुड्स मैंने ट्रक वाले को दे दिए। अरे ये सुनो, ट्रक वाले ने मंडे को ट्रक फाइनल किया, ट्रक वाले ने मंडे को ट्रक फाइनल किया, और उसने बी मंडे को 10 बजे कंप्लीट किया। बी कब कंप्लीट किया? 10। तो बताओ मेरा टाइम लिमिट सैटरडे से चालू हो जाएगा क्या? नहीं, बी कंप्लीट होने के बाद, यानी मंडे 10 बजे। समझ में आया क्या? तो वहां से मेरा चालू होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड चालू होगा, वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल में बी एक्सटेंडेड विद इन, सॉरी, फर्स्ट डे शैल बी एक्सपायर ऑन मिडनाइट ऑफ क्या? सक्सीडिंग डे। चलिए, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पहला दिन कैसे लिया जाएगा? समझ लो, आपने 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे ईवे बिल बनाया, पूरा पार्ट ए एंड पार्ट बी, सब ध्यान दे इधर, पार्ट ए एंड पार्ट बी आपने 10 बजे बनाया। तो आपका पहला दिन ऐसा नहीं लिया जाता है 10 to 10, समझ में आया? 10 to 10 नहीं लिया जाता है। आपका पहला दिन लिया जाएगा सक्सीडिंग डे की मिडनाइट, तब तक पहला दिन होगा। मतलब क्या? एक मिनट, 14 तारीख को सुनना, 14 तारीख का 10 बजे का बिल बना, 10 बजे बने, 9 बजे बने, 8 बजे, सुबह 4 बजे बने, अरे है ना? तो 14 को कभी भी बने, सुबह बने, शाम को बने, रात को बने, 14 को कभी भी बने। सक्सीडिंग डे का मिडनाइट लिया जाएगा 12 AM। मतलब क्या? तो उसका पहला दिन कंप्लीट होगा 15-16 फेब की मिडनाइट 12 AM को। अरे समझा नहीं समझा? यानी मतलब सुबह 10 बजे आपने 14 तारीख को बनाया, तो पहला दिन 24 घंटे का होगा या 24 आवर्स से ज़्यादा रहेगा? कितने आवर्स होता है? 12 बजे तक कितने आवर्स होता है ये? तो उसका 1 डे जो रहेगा, पहला दिन 10 से लेके तो रात को 12 प्लस ओके, हाँ 14 प्लस 24, 14 प्लस 38 हुआ ना? तो पहला जो रहेगा दिन उसका कितने आवर्स का रहेगा? 38 आवर्स का रहेगा। वहां लिख दो, पहला दिन उसका 38 आवर्स का रहेगा। ठीक है, ये समझा? और फिर आगे उसका जो वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी 12 AM टू 12 AM। अब आगे वो 24 आवर्स का हो जाएगा। ओके, 24 आवर्स का हो जाएगा। सर थोड़ा इसको समझा दो एक बार। आपका किलोमीटर है, सुनो सुनो, आपका किलोमीटर है 720, तो 720 होगा तो आपको कितने दिन मिल जाएंगे? 4 में का पहला दिन जो रहेगा, समझ में आएगा? 4 का पहला दिन जो रहेगा वो 24 आवर्स से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा रहेगा, ये समझ में आएगा? और बाकी 3 दिन 24 आवर्स, 24 आवर्स एंड 24। ये समझ में आया कि नहीं आया? ओके, मतलब आपको ऐसे 4 दिन गिने जाएंगे। एग्जाम में इसके ऊपर छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेट एंड नंबर ऑफ डेज। समझ में? ये भी आ सकता है कि मेरा ईवे बिल कब कंप्लीट होगा, कौन सी डेट को कंप्लीट, ऐसा भी आ सकता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे 720 किलोमीटर्स है और मैं ईवे बिल बना रहा हूँ 14 अप्रैल मॉर्निंग 10 AM को, तो बताओ व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल? निकालो निकालो, लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल बताओ क्या होगा? पहला दिन कब खत्म होगा? मिडनाइट 15, है ना? तो पहला दिन, फिर मिडनाइट 15, 16 टू 16, 17, अरे समझ में आया क्या? 16, 17 टू 17, 18, मिडनाइट 17, 18 और 18, 19, तो मिडनाइट 18, 19 को मेरा जहाँ पे है 4 दिन खत्म हो गए। समझ में आया क्या? तो ऐसे वो कैलकुलेशन किया जाएगा। चलो, तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे ईवे बिल जो है। सुनिएगा, वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। गवर्नमेंट ईवे बिल की वैलिडिटी रखना चाहती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सब पे फोर्स करना चाहती है कि इतने दिन में आप ट्रांसपोर्ट कंप्लीट करो। गवर्नमेंट एक्सटेंशन में लिबरल है, गवर्नमेंट एक्सटेंशन में लिबरल है, पर वो चाहती है कि हमें रिपोर्ट करो, वो चाहती है कि हमें रिपोर्ट करो। वैलिडिटी क्या फिक्स की है उन्होंने? 200 किलोमीटर। अगर नॉर्मल कार्गो होगा तो कितना? नॉर्मल कार्गो होगा तो कितना? 200 के हिसाब से लिया है। इज इट क्लियर? 200 पर डे और पार्ट दे रहा। और डायमेंशनल कार्गो होगा तो 20 किलोमीटर के हिसाब से 1 डे दिया गया है। ओके, तो 200 किलोमीटर। तो आपका ये डे चालू होगा जिस दिन पार्ट बी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, वहां से चालू होगा। पर पहला दिन आपका 24 आवर्स से ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब भी आप जनरेट करोगे पहला दिन दूसरे दिन की मिडनाइट तक चलेगा।
और फिर मिडनाइट टू मिडनाइट, ओके, कैलकुलेट किया जाएगा। चलो ये अब नीचे आ जाओ, यहां पे सॉरी राइट साइड में आ जाओ। नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ ईवे बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहां पे ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट लर्न करके जाना, ये लिस्ट लर्न करके जाना कि यहां इवन दो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, इवन दो कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पर आपको ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। पहला, अगर आपका नॉन टैक्सेबल गुड्स होगा, अब नॉन टैक्सेबल गुड्स मतलब पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, कुछ याद आया क्या, तो उसका ईवे बिल क्यों बनाएंगे भाई। दूसरा, ज्वेलरी एंड प्रीशियस स्टोन्स, हाँ ज्वेलरी का ईवे बिल अभी एग्जाम कर दिया उन्होंने, ओके एग्जाम कर दिया। क्यों? क्योंकि क्या हो गया था आपको बताता हूं, क्या पहले था पर अभी ये याद रखना एग्जाम कर दिया, क्योंकि कोई ज्वेलरी का ईवे बिल बना लिया, डेटा चलेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट से लीक हो गया गुंडों के पास, अरे है ना, गवर्नमेंट से लीक हो गया गुंडों के पास, या कोई चोर होगा उसके पास, अब डिपार्टमेंट से लीक हो गया डेटा, उनको पता चल गया कौन से ट्रक में ज्वेलरी जा रही है। भाई साहब मैंने तो मेरे पैर पे ही, समझ में आया क्या। तो गवर्नमेंट कहती है, पर अभी वापस उन्होंने कुछ नए प्रोविजन के साथ लाया है, वो अभी आपको अप्लीकेबल नहीं है। अभी तो आपके एग्जाम को ऐसे ही लिखना है कि ज्वेलरी होगा या प्रीशियस स्टोन्स हो गए तो उसके ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्प्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। करेंसी होगी तो नहीं, पोस्टल बैगेज होगा तो नहीं, पर्सनल इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट हो गया आपके, पर्सनल इफेक्ट हो गए तो उसके ईवे बिल नहीं। समझ लो आपकी पर्सनल, आपका रेसिडेंट शिफ्ट हो गया, रेसिडेंट शिफ्ट हो गया, आपने ट्रांसपोर्टर को बुलाया कि भाई घर का सामान लेके जाना है जिसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, पर्सनल इफेक्ट का ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। एम्प्टी कार्गो हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बाय नॉन मोटराइज व्हीकल, नॉन मोटराइज व्हीकल मतलब घोड़ा गधा बैलगाड़ी, ठीक है, साइकिल, नॉन मोटराइज व्हीकल। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्या, डिफेंस, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है डिफेंस की, उसका ईवे बिल बना के ओपन नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन, समझ में आया क्या। सप्लाई अंडर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के कोई सप्लाई होगे तो, और सप्लाई अंडर कस्टम सुपरविजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कस्टम सुपरविजन, एंड लास्ट वाला हाईलाइट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या, एग्जाम गुड्स, एग्जाम गुड्स के ईवे बिल नहीं बनते और कस्टम कंट्रोल के ईवे बिल नहीं बनते। ये लिस्ट आपको लर्न करके जाना पड़ेगा कि इसमें से कुछ भी पॉइंट पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन से केस में ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके देता हूं 2 मिनट। उसके बाद में आते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ क्या, गुड्स। अब ट्रांसशिपमेंट क्या होता है ये कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये डायग्राम से। कभी कभी जो होता है ना, समझ लो मुझे यहां से गुड्स भेजना है पुणे से, और पुणे से भेजना है मुझे कन्याकुमारी, कहां भेजना है, कन्याकुमारी। अब ये ट्रक डायरेक्ट कन्याकुमारी नहीं जा रहा है, लेकिन ये ट्रक तमिलनाडु तक जाएगा और वहां से दूसरे ट्रक में, आई रिपीट, वहां से दूसरे ट्रक में वो कहां जाएगा, कन्याकुमारी। ये समझ में आया। तो जब गुड्स कन्वेंस शिफ्ट करता है, आई रिपीट द वर्ड, जब गुड्स कन्वेंस शिफ्ट करता है उसको कहते हैं ट्रांसशिप। ओके, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसशिप, शिफ्टिंग ऑफ कन्वेंस, यहां लिख दो, शिफ्टिंग ऑफ कन्वेंस, शिफ्टिंग ऑफ कन्वेंस, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसशिप। ओके, शिफ्टिंग ऑफ कन्वेंस। तो अब समझ लो यहां से ये ट्रक से दूसरे गुड्स, दूसरे ट्रक में गुड्स जा रहा है, इसको कहा जाता है ट्रांसशिप, इसको कहा जाता है ट्रांसशिप, ठीक है। तो अब देखो क्या हुआ, जब मैंने पहली बार, देखो थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस सुनना, इधर ध्यान दो। पहली बार जब ईवे बिल मैंने बनाया तो उसमें मैंने बी में जो इंफॉर्मेशन दी, इस व्हीकल नंबर दिया होगा, ये ट्रक का व्हीकल नंबर दिया होगा ना मैंने, जब मैंने पहली बार ईवे बिल बनाया और पार्ट बी की इंफॉर्मेशन दी होगी तो इस ट्रक का व्हीकल नंबर दिया होगा। लेकिन अब गुड्स दूसरे ट्रक में शिफ्ट हो गया, ट्रांसपोर्टर करते हैं ऐसा, ट्रांसपोर्टर बिजनेस नहीं छोड़ते, कहां पहुंचाना है, कन्याकुमारी पहुंच जाएगा, अरे हाँ है ना। तो ऐसे सिचुएशन में ओके, कन्याकुमारी कैसे पहुंच जाएगा, तो ट्रांसपोर्टर का टेंशन, हम देख लेंगे क्या कितने ट्रक बदलना है, तुम्हारा गुड्स कन्याकुमारी पहुंचाना है ना, पहुंच जाएगा। समझ में आया क्या। अब उसने, ट्रांसपोर्टर ने उसको शिफ्ट कर दिया दूसरे ट्रक में, ओके, डिलीवरी देने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि समझो ये ट्रक को पकड़ा गया रास्ते में, आई रिपीट, कौन से, ये ट्रक को, तो ईवे बिल मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा, क्यों मैच नहीं होगा, क्योंकि व्हीकल नंबर बदल जाएगा, कन्वेंस नंबर बदल जाएगा। अरे यस और नो, इसलिए फिर वो ऑप्शन देते हैं
कि आपका ईवे बिल फिर से रीओपन होता है, आई रिपीट ईवे बिल फिर से रीओपन होता है और उसमें पार्ट बी का इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। और पार्ट बी का इंफॉर्मेशन ये जो ट्रांसपोर्टर है कहां का, तमिलनाडु का, वो चेंज करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, वो चेंज करेगा। तो देखो, कंसाइनर और रिसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द पार्ट क्या, ए, अ ट्रांसपोर्टर कैन असाइन ईवे बिल टू अनदर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर। अनदर मतलब कहां का बेटा, तमिलनाडु। अनदर रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट टू अपडेट पार्ट बी ऑफ ईवे बिल फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ क्या, गुड्स। ईवे बिल कंटिन्यू रहेगा। तो सवाल यह है कि ट्रांसशिपमेंट में 2 ईवे बिल बनाने पड़ेंगे क्या, नहीं, 2 ईवे बिल नहीं। इवन दो ट्रक बदल रहे हैं पर 2 ईवे बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, ओनली 1 ईवे बिल बनाना पड़ेगा, सिर्फ पार्ट बी अपडेट होगा, पार्ट ए नहीं, पार्ट बी अपडेट होगा। चलो अब आ जाओ इधर। ओके, 2 मिनट ब्रेक लेना है तो आ जाओ, चलो आ जाओ, 10 मिनट में वापस आ जाओ फटाफट, चलो 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 10 मिनट में वापस आ जाओ। यस यस, वर्चुअल मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ ही है बेटा, और आप सब इस एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, ये विशेष आपके साथ ही रहेगी। नाउ डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड आउट बाय PIC। अब नीचे आ जाओ, ये वाले पॉइंट पे आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाओ। हाँ, अब इस पे आ जाओ। डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड आउट बाय PIC। PIC मतलब यहां लिख दो, पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज, इन सिंपल वर्ड ड्राइवर, इन सिंपल वर्ड ड्राइवर। द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस शैल कैरी इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चालान और बिल ऑफ एंट्री। जब ड्राइवर गुड्स लेके जाएगा तो उसके साथ उस गुड्स का इनवॉइस होना चाहिए, अगर सप्लाई होगा तो, अगर कंपोजिशन स्कीम में होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, या अगर अदर देन सप्लाई होगा तो उसके पास चालान होनी चाहिए। एक कॉपी, आपको याद है हमको इनवॉइस की 3 कॉपीज बनानी पड़ती है, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, कुछ याद है क्या? तो ट्रांसपोर्ट कॉपी उसके पास होनी चाहिए, या चालान की कॉपी उसके पास होनी चाहिए, या बिल ऑफ एंट्री इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अ कॉपी ऑफ ईवे बिल, हाँ, इनवॉइस या इनवॉइस, चालान या बिल ऑफ सप्लाई तो वो रखेगा ही अपने साथ, साथ साथ में ईवे बिल की कॉपी भी उसको रखना पड़ेगा। ईवे बिल की हो सकता है फिजिकल कॉपी रखे, या जस्ट ईवे बिल नंबर रखे इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। समझ लो मेरा ट्रक रोका गया, वो ऑफिसर ने कहा कि भाई ईवे बिल बताओ, पहले तो इनवॉइस बताओ सारे गुड्स के, जो गुड्स तुम्हारे ट्रक में है इनवॉइस बताओ। तो समझ लो मेरा ट्रक रोका गया इन रास्तों में और मेरे ट्रक का इंस्पेक्शन चालू है, GST ऑफिसर मैं हूं, समझ लो। ये ड्राइवर को बोलूंगा चल यहाँ पे कंटेनर ओपन कर, मुझे ट्रक चेक करना है। वो ड्राइवर ने कहा साहब वो सभी बराबर है, पहले डॉक्यूमेंट्स बता, सारे डॉक्यूमेंट्स बता। तो कौन, जो भी सप्लायर के गुड्स इसमें जा रहे हैं, इसमें सबके टैक्स इनवॉइसेस बता, टैक्स इनवॉइस नहीं हो गए तो चालान बता, चालान नहीं होगा तो बिल ऑफ सप्लाई। समझ में आया? या इंपोर्ट गुड्स होगा तो बिल ऑफ एंट्री। कवरिंग डॉक्यूमेंट तो होगा, चलो आपने बताया, उसने निकाल के बताया सारी इनवॉइस। ईवे बिल बता, इसका ईवे बिल की उसने प्रिंट आउट लिया होगा तो प्रिंट आउट फिजिकल फॉर्म में, नहीं तो उसके बाद वो ड्राइवर बोलेगा साहब मेरे पास ईवे बिल का रेफरेंस नंबर है, ये उसका रेफरेंस नंबर है, मैं वो ईवे बिल का रेफरेंस नंबर लूंगा। हो सकता है अब फ्यूचर में मेरे पास डिवाइस रहेगा एज अ GST ऑफिसर, ये ट्रक में एक डिवाइस अटैच होगा, उसके साथ मैं मैपिंग करूंगा, मैप करते ही उसका पूरा डेटा फेच हो जाएगा। अरे यस और नो? तो
मैप होते ही डेटा फेच हो जाएगा, ईवे बिल दिख जाएगा। ऑफिसर फिर ईवे बिल चेक कर सकता है क्योंकि वो तो ऑनलाइन पोर्टल पे डाला हुआ है। प्लीज प्लीज समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस। तो ईवे बिल का डेटा भी यहाँ पे फेच हो जाएगा। तो ये जो है हमने यहाँ पे देखा कि ये जो भी ड्राइवर होगा, पर्सन इन चार्ज होगा, उनको मेन इनवॉइस बिल तो रखने ही पड़ेंगे, साथ साथ में ईवे बिल। तो ईवे बिल फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या मैप टू आरएफआई। मैप टू आरएफआई मतलब एक फ्यूचर में रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होगा। आई रिपीट, आरएफआई मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस होगा, उसके वो हर व्हीकल में अटैच होगा और उसके साथ मैप किया जाएगा। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस एम्बेडेड ऑन द क्या, कन्वेंस, आरएफआई। ओके, नॉट अप्लीकेबल मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल और वेसल और वेसल। ओके, यहाँ पे रेल, एयर और वेसल। तो यहाँ पे हाँ, अगर बाय रेल जा रहा होगा या एयर जा रहा होगा तो उनको ईवे बिल साथ में रखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कौन से केस में अलाउड है? रोड के केस में ये ईवे बिल रखना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेन से जा रहा है तो ओके, हमारी गवर्नमेंट को इंडियन रेलवे जो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है उन पे पूरा भरोसा है। या एयरक्राफ्ट से जा रहा होगा या वेसल से जा रहा होगा तो साथ में ईवे बिल नहीं भी रखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब स्टार्ट करते हैं इंस्पेक्शन ऑफ ईवे बिल। राइट ऑफ कमिश्नर, राइट टू इंटरसेप्ट एनी कन्वेंस टू वेरीफाई क्या, ईवे बिल। तो यहां समझ लो मैं कमिश्नर हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं किसी भी कन्वेंस को रोक सकता हूं, स्पेशली बाय रोड, आई रिपीट स्पेशली बाय रोड, टू चेक द ईवे बिल। ईवे बिल में चेक कर सकता हूं। राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस अंडर द राइट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द कन्वेंस। सो देखो, राइट टू इंस्टॉल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस रीडर, और ये यहां से तीसरा पॉइंट है, राइट टू फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस, वो वहां से तीसरा पॉइंट कर दो। ये पहला, दूसरा और राइट टू फिजिकली वेरीफाई द कन्वेंस, ये तीसरा पॉइंट कर दो। तो यहां पे वो ऑफिसर कन्वेंस को रोक सकता है। ऑफिसर अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस उसमें आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगाया होगा तो वो मैप कर सकता है और वो कन्वेंस को फिजिकली वेरीफाई कर सकता है कि भाई चलो इनवॉइस बता, ठीक है, ईवे बिल रेफरेंस बता, ठीक है, चल कंटेनर ओपन कर, मुझे फिजिकली देखना है गुड्स को। समझ में आया? उसने कहा सर मैंने तो डॉक्यूमेंट दे दिए, कंटेनर ओपन कर। समझ में आया क्या? आई वांट टू फिजिकली वेरीफाई द गुड्स। क्या उसके पास पावर है? यस। तो यहां पे नाउ अब समझ लो, यहां पे इसका इनवॉइस भी ले लिया, इसका ईवे बिल ले लिया, कंटेनर ओपन करके गुड्स को फिजिकली वेरीफाई भी कर लिया। अब ऑफिसर जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा एक बार। हाँ, ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है और एक ऑफिसर के एंगल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं आपको आपके एंगल से भी पढ़ा होगा, टैक्स पेयर के एंगल से। अगर किसी ऑफिसर ने वेरीफाई कर लिया ना आपका कन्वेंस, सुनो, किसी ऑफिसर ने आपका कन्वेंस वेरीफाई कर लिया ना तो उससे रिपोर्ट सबमिट करवा लेना, क्योंकि एक बार वेरीफाई हो गया तो इसके आगे वेरीफाई नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? एक बार वेरीफाई हो गया तो इसके आगे वेरीफाई नहीं हो सकता। जैसे आपका एग्जांपल लेता हूं, तुमने सिग्नल तोड़ दिया, तुम उससे अगर लीगल चालान लेते हो, ओके, अगर लीगल चालान लेते हो और अलग से नहीं देते हो तो एक बार दिन की चालान कट गई, अब कितना भी सिग्नल तोड़ो दूसरी चालान नहीं कटती है, दूसरी चालान नहीं कटती है। समझ में आया क्या? तो हाँ, ये लॉ है कि दिन भर में एक बार सिग्नल तोड़ने की चालान कट गई तो पूरे उस दिन में दूसरी चालान नहीं कटती है, नहीं कटी। हाँ, पर तुम चालान लेते ही नहीं हो, तुम चालान लेते ही नहीं हो, तुम अलग से दे देते हो, और जब तुम अलग से देते हो तो फिर दूसरी तो अच्छा सही लीगली कट जाती है। समझ में आया क्या? तो इन शॉर्ट ईवे बिल का भी ऐसा है। अगर ट्रक रोक ही दिया बंदे ने तो अब आप उसको बैठाना, ऑफिसर को, बैठ रिपोर्ट दे कि तूने ट्रक रोका। समझ में आया ना? तो रिपोर्ट दे तूने ट्रक रोका। क्यों? क्योंकि अगर ये रोक देगा और इसने रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया तो आगे और कोई रोक सकता है। समझ में आया क्या? तो समरी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, तो टू बी रिकॉर्डेड ऑनलाइन इन फॉर्म GSTR EWP 03 पार्ट ए। पहले तो उसको 24 आवर्स में एक समरी रिपोर्ट दे देना पड़ता है कि मैंने ये व्हीकल नंबर रोका जिसका ईवे बिल नंबर ये था, ओके, इतने ईवे बिल के गुड्स वो लेके जा रहे थे। समझ में आया ना? तो 24 आवर्स में उसको समरी रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है और 3 डेज में उसको फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट देना पड़ता है। तो EWP 03 में पार्ट ए में समरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी पहले और फाइनल रिपोर्ट उसको
3 दिन में देनी पड़ेगी। ना अगर आपका ट्रक रोका गया तो आपके क्या राइट्स है? तो देखो, इफ व्हीकल इज डिटेन मोर देन क्या 30 मिनट्स, ट्रांसपोर्टर में अपलोड द इंफॉर्मेशन इन EWB04। अब 30 मिनट से ज्यादा मेरा ऑफिसर ने ट्रक रोक के रखा है, भाई साहब रोक लिया ना, एक तो तू रिपोर्ट दे, नहीं तो मैं कंप्लेंट फाइल करता। अरे है ना, ऐसा नहीं होगा कि तूने रोक भी लिया, इंस्पेक्ट भी कर लिया और कुछ खर्चा पानी के लिए नहीं। ओके, अगर 30 मिनट से ज्यादा तुम्हारा कन्वेंस रोका गया तो इमीडिएटली आप EWB04 में रिपोर्ट फाइल कर दो कि माय कन्वेंस इज डिटेन्ड। पर क्या होता है, ये ड्राइवर लोगों को नॉलेज होता नहीं है, नॉलेज होता नहीं है, वो ऊपर से डरा देते हैं। कौन? जीएसटी। अरे ऐसे डराते ना, चल EWB04 फाइल कर 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 कर, फिर देख तेरे ट्रक का क्या करता। अरे है ना, फिर तो ऐसा डिटेंशन और सीजर में डालूगा, ड्राइवर डर जाता है, नहीं नहीं करता उससे, नहीं, क्योंकि उसने EWB04 फाइल किया तो फिर अकाउंटेबल ऑफिसर हो जाता है कि रिपोर्ट सबमिट कर। अरे है ना, फिर ऑफिसर से रिपोर्ट कंपलसरी हो जाती है। पर जनरली ऐसे जो कुछ लॉ होते हैं जो हमारे हक में होते हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए अच्छे होते हैं, जो हमारे हक में होते हैं। ओके, क्यों? तो वो अप्लाई करने जाओ कि सामने वाला डरा देता है, डरा देता है, वॉट एवर इट में भी। पर 30 मिनट से ज्यादा अगर आपका कन्वेंस रुका गया तो आप भी उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो EWB04 में। नाउ आ जाओ इधर, नेक्स्ट आ जाओ, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और कैंसलेशन ऑफ क्या? ई-वे बिल। एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, अब सुनो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल by the recipient if registered or supplier within 72 hours और यहाँ और लिखना, और before delivery of goods whichever is earlier, और deem acceptance। अब देखो क्या हुआ, लास्ट मंथ की बात है, एक ई-वे बिल 7 lakhs का वी स्मार्ट एकेडमी पे जनरेट हुआ, यानी एडू स्मार्ट एकेडमी, और SMS मेरे अकाउंटेंट को आया कि भाई तुम्हारे GST पे ई-वे बिल जनरेट हुआ है, SMS आते हैं उसके, ठीक है, ई-वे बिल जनरेट हुआ। मेरी अकाउंटेंट परेशान, कोई 7 लाख का गुड्स खरीदा ही नहीं हमने। ओके, तो उसने मेरे को पूछा, सर आपने कोई GST नंबर दिया क्या किसी को गुड्स परचेज? मैंने नहीं, क्योंकि मेरे ट्रांजेक्शन सब तेरे थ्रू होते हैं। ओके, तो मैं अगर देता तो इमीडिएट इन्फॉर्म कर देता। फिर हम डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि GSTN नंबर गुड्स मेरे नाम का ई-वे बिल बना और मेरे परचेस में नहीं दिख रहा, तो ऑफिसर को कौन एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि ऑफिसर तो पूछेगा तुम्हारे नाम का ई-वे बिल है और मेरे परचेस में नहीं है, तो वो बोलेगा स्टॉक गायब, स्टॉक गायब तो पेनल्टी अलग। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, स्टॉक गायब तो पेनल्टी अलग, क्योंकि वो तो ई-वे बिल टैली करेगा ना। ई-वे बिल मेरे नाम का है भाई, और ई-वे बिल अगर मेरे नाम का है तो मेरे स्टॉक में वो गुड्स दिखेगा, और मेरे परचेसेस में है ही नहीं, मेरे परचेसेस में रिकॉर्ड हो नहीं रहा है, ई-वे बिल मेरे नाम का है, नॉन अकाउंटिंग ऑफ गुड्स हो गया। नॉन अकाउंटिंग ऑफ गुड्स होगा तो सेक्शन 35 कल का सेक्शन 35 कहता है कि जो गुड्स की आपने अकाउंटिंग नहीं की वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। अरे याद आया क्या? वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। अब भाई साहब मेरी अकाउंटिंग कहां से करूं, मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया, किसी ने मेरे नाम का ई-वे बिल बना लिया भाई। तो मैं हम ढूंढ रहे, डर गए, हम ढूंढ रहे कि किसने बनाया ई-वे बिल। जो कह रहा हूं समझा क्या? तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे बाद में पता चला कि नहीं, हम नहीं बनाया था। ओके, हम नहीं बनाया था। एक्चुअली हमने पेन ड्राइव खरीदे थे 7 lakhs के, और पेन ड्राइव बॉक्स में आ रहा था कुरियर के थ्रू। अरे है ना, अब वो कुरियर ने जनरेट कर लिया ये बिल, या पेन ड्राइव वाले ने जनरेट कर लिया। अब हम क्या इंप्रेशन में कि कोई मशीन तो नहीं खरीदी, कोई ये नहीं, पेन ड्राइव दिमाग में नहीं आया। समझ में आया क्या? फिर वो अकाउंटेंट के दिमाग में आया कि सर पेन ड्राइव तो, हाँ सर ये पेन ड्राइव का ऑर्डर हो सकता है जो कुरियर से आ रहा है बॉक्स। तो सिंपल वर्ड में, अगर ये तो चलो हमारी जेन्युइन केस थी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका वो ई-वे बिल नहीं है, गलती से आपके GSTN पे किसी ने क्रिएट कर दिया है। समझ में आया क्या? तो आप 72 आवर्स में उसको कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ई-वे बिल पोर्टल पे जाओ, फटाक से कंप्लेंट फाइल करो कि ये मेरा ई-वे बिल नहीं है, और कैंसिल करो उसको। तो 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स विच एवर इज अर्लियर, डिलीवरी लेने के पहले या 72 आवर्स विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने रिजेक्शन की कंप्लेंट फाइल नहीं की तो ये मान लिया जाएगा कि डीम टू बी एक्सेप्टेड, आपको एक्सेप्टेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? तो गलत ई-वे बिल आपके नाम पे जनरेट हो जाए, स्पेशली रिसिपिएंट के नाम पे,
तो वो कैंसिल कर सकता है विद इन 72 आवर्स। और पूरा लिखना 72 आवर्स और बिफोर डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल, ये सप्लायर के एंगल से कैंसलेशन ऑफ ई-वे बिल। रिजेक्शन के राइट्स तो रिसिपिएंट को दी है, सप्लायर ने ई-वे बिल बना लिया। ऐसा बहुत बार होता है कि ई-वे बिल बन गया, डिलीवरी भेजनी है, आज 12 बजे की डिलीवरी शेड्यूल हुई है, ओके, सुबह सुबह ही ऑफिस ओपन होते ई-वे बिल बना लिया 9 बजे, ओके, और बाद में 9 बजे ई-वे बिल बन गया, सुनो प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, 9 बजे ई-वे बिल बन गया और 10:30 बजे डिलीवरी देने के पहले, सॉरी डिस्पैच करने के पहले कस्टमर का कॉल आ गया, ऑर्डर कैंसिल करो। ओ भाई, अच्छा हुआ ट्रक में अभी तक लोड नहीं किया था, अरे है ना, पर मैंने तो ई-वे बिल बना लिया और सामने वाले ने ऑर्डर ही कैंसिल कर दी, ऑर्डर कैंसिल कर दी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या सप्लायर के पास ऑप्शन है कि वो कैंसिल कर सकता है? यस, सप्लायर कैंसिल कर सकता है। तो वो जो कैंसिल करेगा ई-वे बिल, उसको ओके, मतलब गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड मतलब ऑर्डर इज कैंसिल, कोई भी रीजन की वजह से आज नहीं करना है, पता चला आज ओके मुंबई में कोई आंदोलन है, वहां गुड्स नहीं जा सकता, पता चला कि भाई आज बंद है, नहीं जा सकता, आज का ट्रांसपोर्टेशन कैंसिल करना है, तो विद इन 24 आवर्स आप पोर्टल पे जाके उसको कैंसिल कर सकते हो, कर दो कैंसिल। ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या है, एक रियल केस दिया, डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे, यहां शॉप थी लक्ष्मी रोड पे, कस्टमर ने डिलीवरी मांगी थी यहां पे, सुनना, कस्टमर ने डिलीवरी मांगी थी यहां पे माइक्रोवेव की, गलती से उस शॉप के आदमी ने 10 माइक्रोवेव की जगह 10 टीवी लोड कर दिया, गलती होगी पढ़ने में, ओके, अब वो अरे दो ऑर्डर होगी, एक माइक्रोवेव की होगी, एक टीवी की होगी, उसने कंसाइनमेंट बदल दिया, अरे है ना, तो उसने कंसाइनमेंट बदल दिया, तो जिसको माइक्रोवेव देना था टीवी लोड हो रही है, और जिसको टीवी देना था माइक्रोवेव लोड हो गया। अब इसको बाकी सब ठीक है, पर जो अब गड़बड़ क्या हुई कि जो टीवी का बिल था उस पर जो व्हीकल नंबर डाला था उसमें वो व्हीकल में माइक्रोवेव थे और दूसरे व्हीकल नंबर उल्टा हो गया, दोनों व्हीकल निकल गए। जैसे ही निकले और इस बंदे को ख्याल में आया कि भाई ये बिल गलत हो गए, यानी व्हीकल नंबर गलत हो गया, पर जनरेट तो हो गया अभी ये बिल। अब अगर रास्ते में गलती से पकड़ा गया और वो जब वेरीफाई होगा तो बिल में दिखेगा टीवी, अंदर निकलेंगे माइक्रोवेव, समझ में आया क्या, अंदर निकलेंगे माइक्रोवेव। तो ऐसे केस में अब देखो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि वेरिफिकेशन के पहले, आई रिपीट, वेरिफिकेशन के पहले अगर आपका ट्रक निकल भी गया होगा तो उसको बुला लो और ई-वे बिल कैंसिल करो, पर वेरिफिकेशन के पहले वो कैंसिल आप कर सकते हो। पर समझ लो वेरीफाई हो गया, अब बोलते सर गलती होगी मैं कैंसिल करता, नहीं, वेरीफाई होने के बाद अब कैंसिल नहीं, तू तो गियो, समझ में आया क्या। तो वो क्या कहते देखो, गुड्स नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर क्या डिटेल्स, जो डिटेल लिखी है इनवॉइस में उसके हिसाब से गुड्स ही नहीं है। तो कैंसलेशन टू बी डन विद इन 24 आवर्स कैनॉट बी कैंसल इफ वेरीफाइड इन क्या ट्रांजिट। एक बार वेरीफाई हो गया तो फिर अब तो तू तो समझ में आया। नाउ नॉन कंप्लायंस ऑफ ई-वे बिल, सर नहीं बनाया ई-वे बिल, बोलो नहीं बनाया, क्या कर लोगे, क्या करोगे, फांसी पे लटकाओगे? नहीं, फांसी पे नहीं लटकाएंगे, इकोनॉमिकल लॉ है, ओके, पैसों वाला लॉ है, पैसों के लिए हम आपको फांसी पे नहीं लटकाएंगे, पर बारात तो लाएंगे ना, बारात तो आने की राइट है हमारे पास, अरे यस और नो। तो यहां पे सेक्शन 122 में और 129 में एक्शन होगी, सेक्शन इंटर में नहीं है तो भी बता देता हूं, एग्जाम में आ सकता है, तो इतना लर्न के जाना, ओके, यहां पे इतना लर्न करके जाना है। टैक्सेबल पर्सन ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स लायबल टू पेनल्टी कितना 10,000 और टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। कल का एक मेरे स्टूडेंट का जो सीए था उसका एसएमएस है, उसके कोई क्लाइंट का ट्रक पकड़ा गया, ठीक है, और ई-वे बिल में क्वांटिटी मिसमैच हो गई। जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो क्वांटिटी मिसमैच हो गई। अब जो बंदे ने लोड किया होगा, क्वांटिटी थी यहां पे कुछ 90 क्वांटिटी डिलीवर होनी थी, इसने लोड कर दी 120, ट्रक बाय चांस पकड़ा गया,
ट्रक में क्वांटिटी मिसमैच होगी, ऑफिसर ने सेक्शन 122 की पेनल्टी लगाई, तो पेनल्टी कितना, वो ट्रक में जितने गुड्स थे, आई रिपीट, ट्रक में जितने गुड्स थे कितने 120, उसका जो टैक्स बन रहा था, उसका टैक्स बन रहा था 9 लाख, उसका टैक्स बन रहा था 9 लाख, 120 गुड्स का, वो 9 लाख का 100%, मतलब पेनल्टी इक्वल्स टू टैक्स इवेडेड, तो वो 9 लाख का 100% पेनल्टी लगा दिया, यानी 10,000 या टैक्स इवेडेड विच एवर इज हायर। अब यहां पे मैंने उसको इमीडिएट मैसेज किया, कौन से ऑफिसर ने रोका है, और ये रियल केस है, तो मैंने कहा देख, पहली बात तो वो 120 क्वांटिटी का नहीं लगा सकता, क्योंकि तूने बिल बनाया 90 का, रहेगा बिल बनाया है 90 का, बिल का 90 का, और तू 90 का रिमोल पे टैक्स दे चुका है, टीओएस इज एट द टाइम ऑफ रिमोल फॉर सप्लाई, कुछ याद आया क्या, तो इन शॉर्ट इवेडेड तेरा 120 नहीं है, मैंने इवेडेड तेरा 30 है, तो उसको पेनल्टी भी लगाना है, तो 10,000 या 30 का टैक्स। उसने कहा पर वो ऑफिसर तो 120 कहा, मैंने कहा रुक, वो ऑफिसर को जा ये सेक्शन बता और ये वर्ड बता, टैक्स इवेडेड, ऑफिसर मान गया, मेरी फीस ठीक है, वो आएगी ओके, जो आएगी वो आएगी, पर मैंने क्या कहा, टैक्स इवेडेड वर्ड है, तो उस पर आपकी पेनल्टी लगेगी, मतलब 30 क्वांटिटी मिसमैच हो रही ना, तो ठीक है ना, मैं 30 क्वांटिटी का दूंगा, जो भी पेनल्टी आता है, मेरी बात समझे क्या आप। दूसरा, आपका मतलब गुड्स पे तो पेनल्टी लगेगी, और वो गुड्स जो है वो कॉन्फिस्केट भी हो सकते हैं, जब्त भी हो सकते हैं, और साथ साथ कन्वेंस भी जब्त हो सकता है, सेक्शन कन्वेंस मतलब ट्रक, तो मतलब क्या, ट्रक भी गियो, गुड्स भी गियो, टैक्स भी गियो, पेनल्टी भी गियो, और मैं भी गियो मतलब अरेस्ट, वो भी हो सकता है। तो ईवे बिल नहीं बनाने के ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर आ सकते हैं, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर आ सकते हैं। और लास्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन EWB 01। दोस्तों आपको रिटर्न चैप्टर याद है क्या? ये बताओ, GSTR 1 फाइल करने के क्या रिस्ट्रिक्शंस है? आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का GSTR 1 नहीं दिया होगा, आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का GSTR 3 भी नहीं दिया होगा, या आपने इंटीमेशंस के रिप्लाई नहीं दिए होंगे, या आपने बैंक इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। 3B के क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड का 3 भी नहीं दिया होगा, या GSTR 1 नहीं दिया होगा, कुछ याद है क्या? ऐसे ही EWB 01 पे भी रिस्ट्रिक्शन है, आपका ईवे बिल भी फ्रीज कर दिया जाएगा, और ईवे बिल कब कब फ्रीज किया जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। No person shall allow to furnish information in part A in respect of outward movement of goods. I repeat, क्या? Outward movement of goods by of a registered person who, being a composition registered person, has not furnished, okay, for to CMP 08 करना है यहाँ पे, CMP 08, ये CMP 08, अच्छा CMP 08 ये रिटर्न होता है, मतलब क्या वर्ड आया तुम्हारे इसमें? ओके, नॉट फर्निश स्टेटमेंट फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर। स्टेटमेंट मतलब ही CMP 08, वो स्टेटमेंट मतलब ही क्या, रिटर्न बोला है या स्टेटमेंट बोला है? स्टेटमेंट, वहां स्टेटमेंट का मतलब ही आपके बुक में स्टेटमेंट होगा, CMP 08। अच्छा, CMP 08 ये कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न होता है, वेरी गुड, नहीं बोलने वाला कौन है? वेरी गुड। ये CMP 08 क्या रिटर्न होता है या पेमेंट का स्टेटमेंट होता है? पेमेंट का। रिटर्न क्या होता है? GSTR 4 जो ईयरली आता है, अरे है ना। तो ये आपने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का CMP 08 नहीं दिया तो आपका ई-वे बिल फ्रीज कर दिया जाएगा। भाई साहब, ई-वे बिल फ्रीज कर दिया मतलब गुड्स की मूवमेंट नहीं, क्योंकि तुमने गुड्स की मूवमेंट विदाउट ई-वे बिल की तो गियो, मतलब एक तरह का तुम्हारा बिजनेस ही रोक दिया। एक तरह से तुम्हारा क्यों रोक दिया बिजनेस? क्योंकि तुम मूव नहीं कर सकते, गुड्स मूव नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में ई-वे बिल बना नहीं सकते। ओके, और क्योंकि वो फ्रीज कर दिया गया। ये समझा नहीं समझा? दूसरा, बीइंग अ पर्सन अदर देन ए हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न। आई रिपीट, क्या यहां क्या वर्ड यूज किया है? रिटर्न। ऊपर क्या वर्ड है? स्टेटमेंट। अरे है ना, रिटर्न नहीं दिया फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 टैक्स पीरियड। अगर आपने 2 GSTR 3 भी नहीं दिए, कम ऑन, क्या 2 GSTR 3 भी नहीं दिए, तो आपका
ई-वे बिल ब्लॉक कर दिया जाएगा। सेम 2 मंथ्स के GSTR1 नहीं दिए, ठीक है, ये लर्न करके जाना। बताओ एक GSTR1 पे एक्शन होगी या कंटिन्यूस 2 टैक्स पीरियड? कंटिन्यूस 2 टैक्स पीरियड, ठीक है। तो ई-वे बिल ब्लॉक करना ये बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस है। ई-वे बिल ब्लॉक किया मतलब आपकी मूवमेंट ही रोक दी, समझ में आया? उसके बाद में बीइंग अ पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्या सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंड कब हो सकता है, याद दिला देता हूं। सस्पेंड कब हो सकता है? जब आपने वॉलंटरी कैंसलेशन किया होगा। वॉलंटरी कैंसलेशन कब होता है? जब आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, थ्रेशोल्ड के नीचे चले गए, या फिर ऑफिसर ने कैंसिल किया होगा। ऑफिसर कब कैंसिल करता होगा? फेक प्लेस ऑफ बिजनेस, फेक इनवॉइस, कुछ याद आया क्या? फेक प्लेस ऑफ बिजनेस, फेक इनवॉइस, आपने कुछ सेक्शन के कॉन्ट्रवेंशन कर दिए, आपने 6 महीने से कंटिन्यूस रिटर्न नहीं दिया, कुछ याद आया क्या? तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया हो, आई रिपीट रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया हो, तो आपका ई-वे बिल भी फ्रीज कर दिया जाएगा। डन? ओके। तो कमिश्नर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम EW05 ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन ऑर्डर इन EW06 अलाउइंग फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ EWB और रिजेक्ट द रिक्वेस्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग क्या? ओ, तुम्हारी इसमें भी OBH वर्ड है क्या? OBH मतलब लिख देना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, OBH मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, वो लिख दो। ओके, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स याद करके जाना है, आ सकता है एग्जाम में। मैं ये कहता हूं कि ई-वे बिल में इतना ही पढ़ो, दैट्स इनफ। ओके, दैट्स इनफ। इसके साथ साथ ओके, साइलेंट प्लीज।